वो मुलुंड था जो हर्षता ने मुंबई पढ़ दिया गलती से। ओह सॉरी, मैंने लेकिन खैर मुलुंड चेकना का। हाँ, और ज़रूरत भी थी। मतलब वाशी वाले टोल पर जाके लगता था कि हमें पैसे मिलने चाहिए इसके। मतलब वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल का, मतलब वहाँ पे क्यों टोल लगना चाहिए। वाशी पे तो आप अगर जाएं, और वाशी तो ऑलमोस्ट मुंबई का ही हिस्सा मुंबई है के साथ। ऑलमोस्ट। मतलब बचा क्या है मतलब वाशी और उसमें और वो मेरे हंसी मत, सच बता रहा हूँ मैं। आप आके देखेंगे ना उस टोल पे, उस टोल को देने के बाद इतना दिल कलपता था कि इसके तो पैसे मिलने चाहिए। इतना हमको वेट करके रखा है इतनी गंदी सड़क पे। मतलब जितना भी उन्होंने मेहनत की है ना, वो हाल उसका कभी सुधरा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो खैर एनीवे, ये एक अच्छी खबर मुंबई का। इसके लिए अच्छा, सिर्फ एंट्री के लिए नहीं, मुंबई एंट्री पॉइंट, हाँ। जाने के लिए भी फ्री है, ऐसा नहीं है। बस एक अब बैंड्रा वर्दी सीलिंग और फ्री हो जाए तो फिर काम हो जाए हमारा। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब बैंड्रा वर्दी सीलिंग भी कोस्टल रोड का हिस्सा है। कोस्टल रोड पूरी टोल फ्री है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है उस पर टोल लगता है। ये मतलब इंटरेस्टिंग है। खैर कोस्टल रोड को फाइनेंस किया जा रहा है रियल एस्टेट पे 1% की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाकर मुंबई में। लेकिन जो भी है, ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर टोल फ्री हुआ। चलिए मार्केट पर आते हैं। मार्केट के लिए आज एक अच्छा दिन, खासतौर से लार्ज कैप के लिए। निफ्टी देखिए एक और फ्रेश ब्रेकआउट के करीब, और बैंक निफ्टी लेकर आई एक बार जरा। बैंक निफ्टी में भी आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी अब दोबारा चलना शुरू हुआ और डे हाई लगाया इसने अभी अभी। और HDFC बैंक, इसका दम आज मार्केट में सुबह सुबह क्लियरली आज खुलते दिखा था। HDFC बैंक थोड़ा मूड में है, 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। और IT भी चला, तो IT और बैंक निफ्टी दोनों का एक सपोर्ट मार्केट को मिला इस समय। इनफैक्ट निफ्टी IT देखिए ये भी डे हाई पर आ गया। तो निफ्टी IT निफ्टी बैंक दोनों चले कुल मिलाकर। हाँ, मिड कैप में थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर किया, लेकिन ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए अब 20 डेमा वो होगा असली टेस्ट। देखते हैं उसको क्रॉस करते हैं नहीं। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक इंटरेस्टिंग मुकाम पर मैं इनफैक्ट आपकी सुबह की कमेंट्री भी सुन रही थी, तो क्लियरली एक चीज़ है कि हमें पिछले हफ्ते का लो ब्रीच नहीं करना है, उसके ऊपर बने रहना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऊपर की तरफ अनुज, कॉन्फिडेंस कब आएगा? इन लेवल्स पर भी आप तेजी में उतरे, आज के लिए वो पोजीशन कैरी करें, या फिर कुछ एक पड़ाव है कि 25-200 के बियॉन्ड ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो तेजी का ट्रेड लेकर चले? बिल्कुल, उस सवाल के जवाब पर आऊँगा मैं। उससे पहले एक बार मिड कैप का इंटरडे देखिए। आई थिंक शायद मिड कैप को ये बात पसंद नहीं आई कि जो हमने कहा कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप्स। पिछले 2 मिनट में 250 पॉइंट की रैली आई है मिड कैप इंडेक्स में। ये एकदम से मूव आया। तो खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करते हैं। निफ्टी पर 25,150 से 25,200 ये एक रेजिस्टेंस है, और मेरा ये मानना है कि ये कॉल राइटर्स का जोन है। यहाँ पर सुबह बात हुई थी कि ये रेजिस्टेंस मिलेगी, ये क्रॉस हुआ तो ऑल इंपॉर्टेंट लेवल फिर 25,300 का है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके ऊपर टिके, तो ये ऑफिशियली करेक्शन का एक कल्मिनेशन होगा, ऑफिशियली करेक्शन खत्म होगी। और देखिए एक चीज़ हर्षता, बार बार ये बात हो रही है कि अब ये डर तो मार्केट के पास हमेशा रहेगा कि चीन का अगला स्टिमुलस या इजराइल का अगला रिटेलिएशन। अब आप उसको लेके डरे थोड़ा रहोगे, मतलब लाइफ तो आगे बढ़ेगी। जब वो आएगा तब उससे डील करेंगे। अभी के लिए ये मेरे ख्याल से काम हो चुका है। यहाँ पर सपोर्ट है आज का लो 25,017, अब वो आपका नया स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 24,900 से 24,950 पर होगा। मेरे ख्याल से आज का जो डिसाइसिव फैक्टर है ना, लेकिन वो बैंक निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी पर आज का डिसाइसिव फैक्टर है HDFC बैंक जो है वो देखिए आप किस तरीके से एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर इस समय HDFC बैंक आया है। और यहाँ पर HDFC बैंक 20 डेमा पर भी है। सुबह बात हुई थी इसकी, तो दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक और HDFC बैंक दोनों एक्चुअली 20 डेमा टेस्ट करने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी 20 डेमा 52,000 पर है। HDFC बैंक का 20 डेमा एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, 1685 1686 पर। अब सारा का सारा मामला इन दोनों इंडेक्स या स्टॉक्स के हिसाब से मूव आने के ऊपर है। अगर ये आया तो मेरे ख्याल से फिर और तेज़ी आएगी। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट में बड़ा ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है, वो वायोलेट नहीं हुआ है। और जब तक निफ्टी 24,694 होल्ड कर रहा है तब तक ठीक ठाक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज देखिए मेटल्स इंडेक्स देखिए आप। अब अगर ओवर वीकेंड पे डेवलपमेंट थी चाइना को लेकर, खुले हम ऊपर लेकिन अब नीचे आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुबह मार्केट में उम्मीद थी कि चलिए अभी नहीं अनाउंस किया, बाद में तो करेगा। अब जब करेगा तब कर लेंगे उसको, तब एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मार्केट का फोकस क्लियरली आ गया है कि अब सिर्फ उस फैक्टर की वजह से आप मार्केट को गिराना बंद करिए।
अब मार्केट में थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू रखें हुए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू लेने की जरूरत है, और कहाँ पर वो स्टॉक के बल पर लिया जा रहा है उस पर आएंगे, लेकिन वायदे बाजार के लिहाज से वीरू क्या स्थिति दिख रही है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षिता। वायदा बाजार में कुछ स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं। मैं अभी इनफैक्ट स्टैट्स देख रहा था हर्षिता, और आप ओआईस को देखिए, ऑप्शन एक्टिविटी को देखिए। पहला स्टॉक मैं आई थिंक यहाँ रखना चाहूँगा जिसको हमने ब्रेकआउट को इस सीरीज के अर्लियर पार्ट में ही पिक किया था, दैट्स पॉलीकैब। आप जरा एक बार इसका ओआई एडिशन देखिए, 6.6% बिल्डअप। ये स्टॉक आज पूरे रियल स्टेट अब इनफैक्ट 7.21% हो गया। ये पॉलीकैब अमूमन इस प्रकार के एडिशन में मिड कैप सीरीज के मिड में स्ट्रॉन्ग मूव देता है। और आप एक चीज़ और देखिए, रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस तीनों आज दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनफैक्ट अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी देखें, आज ओबरा रियल्टी आज पिडलाइट एक पुलबैक मोड में है, और स्टैट्स के मुताबिक पॉलीकैब स्ट्रॉन्ग 7.25% बिल्डअप, और इसकी 7500 की कॉल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है पॉलीकैब की, माफ़ कीजिएगा। तो ये 7500 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में। उसके बाद आईटी से पिक करूंगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये आज लोअर क्लस्टर से बाहर निकलता हुआ बिटवीन 200 और 100, ये काफ़ी समय से 1 2 3 7 सेशन से था, वहाँ से इजेक्ट करता हुआ 0.27% ओआई शेड हुआ है, 100 और 10 पार किया है, हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मार्केट। इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और एक स्टॉक यहाँ पे मार्क करूँगा जो कि आज स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज, मतलब दैट्स HDFC लाइफ। आई मीन ठीक है, अर्निंग्स आनी है, बट स्टिल आपकी स्क्रीन पे ये 9 सितंबर के बाद की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी उसको स्ट्राइक कर रहा है, 940 941। ये एक सप्लाई जोन है, बट उसे बाइसेक्ट करता है तो अच्छा मूव आएगा। ये 3 स्टॉक्स, पॉलीकैब, उसके बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और HDFC लाइफ। हर्षिता, इंटरेस्टिंग। और ऑफ कोर्स कल HDFC लाइफ के नंबर्स भी आने वाले, उस पर भी बातचीत होगी आके जब हम पोल्स को विजिट करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं ट्रेंडिंग काउंटर्स। मिड कैप्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बनता हुआ तेजी का, लेकिन कुछ हैवी वेट्स है जो इस रैली को आज लीड करते हुए दिखाई दिए हैं। उसके साथ अगर आप शुरुआत करें तो आप गौर करिएगा, विप्रो, टेक महिंद्रा और विप्रो 16 तारीख नंबर्स के साथ बोनस पर विचार होगा, यही फ्यूल कर रहा है स्टॉक को। HDFC बैंक जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, और L&T भी आज करीब 2-2.5% ऊपर है ट्रेड में। ओबरा रियल्टी में एक बहुत तगड़ा मूव आया है, वहीं कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, सिप्का लैब्स जैसे स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस बन रही है। लेकिन अगर आप देखिए मंदी की तरफ क्या बैठा है, तो ONGC थोड़ा सा साइडवेज है, 2% नीचे। मारुति, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। आज IGL, बंधन, टाटा केमिकल्स, और बड़ा एक्सीडेंट जो दोपहर का साबित हुआ है वो IEX, इस पर आगे आपको बताएंगे एग्जैक्टली मंत्रालय क्या कह रहा है मार्केट कपलिंग को लेकर। 4% नीचे वो काउंटर। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे इस समय मार्केट में क्या ट्रेड लेना है। तो फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, रचना वैद और साथ ही शिल्पा राउत। 2:15 बजे रोहन आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि IEX में आज सेल ऑफ की वजह क्या है, मिनिस्ट्री से क्या बयान आए हैं। 2:20 पर रिलायंस इंडस्ट्री जिसके नतीजे आज शाम को आएंगे, उस पर एक बातचीत होगी। फिर 2:25 पर कंचन आपको बताएंगी कि HDFC लाइव के नंबर से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। 2:30 बजे यतिन को जोड़ेंगे, मुंबई में टोल का खेल कैसे बन रहा है उस पर एक खुलासा होगा। 2:45 पर कंचन को दोबारा जोड़ेंगे, फेस्टिव सीजन में ऑटो सेगमेंट की स्थिति कैसी दिख रही है, कितनी धूम मची है यहाँ पर, उसका एक अपडेट। और 2:50 पर मार्केट बिग बॉयज में हमारे साथ कंप्लीट सर्किल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़ने वाले हैं। 3 बजे ऑफकोर्स डीलिंग रूम का जायजा, फिर BTST STPT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ना हर्षिता, मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं कई बार इस चीज़ को एड्रेस किया, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंटली एड्रेस करूँगा। एक स्टॉक देखते हैं, अशोका बिल्डकॉन। और क्यों मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको पोजीशनिंग देखनी चाहिए और न्यूज़ आने के बाद क्यों नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कहने को अब ये न्यूज़ अच्छी है, ठीक है, अच्छे 3-4 ऑर्डर्स आ गए लगातार वीकेंड पे। इन कंपनियों का काम ही है वैसे तो खैर ऑर्डर अनाउंस करना, बट एनीवे मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, आप इमेजिन करिए आपने उस बेसिस पर आज सुबह सुबह स्टॉक खरीद लिया 272 पर, 5% गिर गया वो स्टॉक अपने डे हाई से। अगर इसका ऑफ डेज हाई निकालेंगे आप तो करीब 5% गिर गया। तो मैं ना
इसके लिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ। सुबह जो इवन कई न्यूज़ आती हैं, इवन जो बीएससी पे आई हुई है, एनएससी पे आई हुई न्यूज़, जो एक्सचेंज अनाउंस न्यूज़ है, उनमें भी किन न्यूज़ को लेना है, किस न्यूज़ को नहीं लेना है, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग फंस जाते हैं इसमें। तो इसके लिए आज जैसे फंसे होंगे लोग फॉर एग्जांपल, तो कई बार खबर आती है इसलिए कि लोगों को एग्जिट दी जाए, और उसमें ना थोड़ा सा हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, ये तो एक स्टॉक हो गया, ऐसे कई स्टॉक हैं, दर्जनों स्टॉक हैं, किस किस की बात करें, किस किस को छोड़ें। अब चलते हैं आज के पैनल, हमारी पिक्स लेना शुरू करते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। सभी गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी पिक इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक इस वक्त जो पसंद है मुझे वो है फेडरल बैंक। इस स्टॉक को मैं करीब 4 दिन से स्टॉक कर रहा हूँ और आज एक अच्छा मूव मिला है। ट्रेड कर रहा है 194.95 पर। मुझे लगता है ये 200 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम आज कल में जाना चाहिए। स्टॉक होगा 193 का। फेडरल बैंक तेजी है स्टॉक में, एक ब्रेकआउट मिला। फेडरल बैंक में आप कह रहे हैं तेजी है, एक ब्रेकआउट मिला है, तेजी की पोजीशन आप कैरी कीजिए। आज देखिए करीब 4% के गेन्स बन रहे हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, परसिस्टेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। परसिस्टेंट ने फाइनली जो पिछला स्विंग हाई था उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो परसिस्टेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 54.99 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5800 5800 के टारगेट सेट करेंगे। तो करीब करीब 200 रुपए का मूव करंट लेवल से आपको देखने को परसिस्टेंट में देखने को मिल सकता है। 5700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 127 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, तो 5700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 210 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आपका बाय कॉल है। राजेश सतपुत्र जी के पास चलते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है विप्रो पे। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लग रही है। सो एट अ लेवल ऑफ 552 इट्स बाय इन विप्रो। स्टॉप लॉस होगा 545 का। मुझे लगता है चार्ट देख के कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, आप कह सकते हैं जो रेंज होगी दैट विल बी 565 टू 570। तो एक थोड़ा सेफ बेट लगता है कि विप्रो इज अ बाय। ओके, शिल्पा जी के पास चलते हैं। अब शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी पॉलीकैब में ही है। पॉलीकैब मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरफ एक अटेम्प्ट ले रहा है, जहाँ पे इसके अपसाइड टारगेट्स टुवर्ड 7800 तक भी खुल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। 7515 का रेट है अभी। आप यहाँ पे 7470 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट रहेगा 7600 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये इवेंचुअली टुवर्ड 7800 पे आपको मूव करते हुए मिलेगा। ये तो 7600 की तरफ बढ़ता हुआ पॉलीकैब, और वीरू उसका जिक्र भी कर रहे थे कि पॉलीकैब में एक बहुत स्मार्ट सर्ज देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से इस स्टॉक में हम देख रहे हैं तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई। अवस्थी साहब को जोड़ लेते हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। मुझे लगता है रिलायंस इस करेक्शन के बाद एक डिसेंटली पॉइज्ड स्टोरी है। लॉन्ग टर्म में जो ट्रिगर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस हो जिसको वो लगभग उसी के बराबर ले जाने की बात कर रहे हैं 5 से 6 सालों में। रिटेल और जियो को भी लगभग EBITDA और टॉप लाइन के लेवल पे डबल करने की बात कर रहे हैं 3 से 4 साल में। पेटकेम में भी थोड़े बहुत कैपेक्स हैं और एसओटीपी के हिसाब से अब जो वैल्यूएशन पे है, मुझे लगता है लगभग 3300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से रिलायंस यहाँ से एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी बहुत ज्यादा कुछ एक्साइट नहीं करे, बट लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी के हिसाब से जैसे जैसे न्यू एनर्जी बिजनेस का ब्रेकअप का और डिटेल्स निकल के आते हैं और साल भर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा नंबर्स में। कुछ सीवीजी प्लांट्स वगैरह की भी बात है, वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। प्लस जियो के जो बाकी यूनिट्स हैं उनकी जो मोनेटाइजेशन हो रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है पेड सब्सक्राइबर्स में। और मुझे लगता है जो फाइबर टू होम वाली स्पेस है वहां पे भी काफी बड़ी एडिशन की गुंजाइश है। कंपनी भी उसको लगभग 2-3 गुना करने का ट्रैक कर रही है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी काफी सारे बिजनेसेस में काफी बड़े ग्रोथ की है और पेटकेम बिजनेस में भी जो कैपेक्स है एंसिलरी यूनिट्स में जाने का उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो अगले साल 1.5 साल में जैसे जैसे ये कैपेक्स रोल इन करता है और इफेक्ट दिखाता है नंबर्स में, एक काफी बड़ी री रेटिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और बिना किसी मेजर री रेटिंग के भी मुझे लगता है 3300-3400 का एसओटीपी तो इजीली मिल ही जाना चाहिए।
ओके, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर आगे बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा, रिलायंस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आज ही आने वाले हैं, उस पर एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव भी आपके लिए पेश करेंगे कि अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी कैसा प्रदर्शन दिखा सकती है। अच्छा, इस बीच बात करते हैं आईएक्स की। आईएक्स इंट्राडे में आज 4% का नॉक दिखा चुका है। एक बार फिर यहाँ पर बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब वो कपलिंग की बात मार्केट में फिर घूमने लगी है। दरअसल काम जारी है और सरकार कह रही है कि मार्केट कपलिंग को लेकर वो प्रतिबद्ध है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, इनफैक्ट आपने वो डिटेल्स भेजे और उसके बाद जब से वो स्टॉक पर ये चर्चा शुरू हुई थी, वो स्टॉक करेक्ट करना शुरू हो चुका है। तो बताइए आज एग्जैक्टली क्या बयान आया है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से? जी, आज बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर इंडिकेशन दिया गया है सरकार की तरफ से कि सरकार मार्केट कपलिंग को लेकर आगे बढ़ने जा रही है, वो कमिटेड है और अगले कुछ दिनों में इस पे काम कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ दिखेगा हमें। अगले साल FY26 में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होगा और ये बयान खुद पावर सेक्रेटरी की तरफ से आया है कि सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी, सरकार इसको लेकर आगे जो गाइडलाइंस है वो तैयार कर रही है। और इसके अलावा जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया है वो एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट के आने का इंतजार है। उसके बाद CERC एक टाइमलाइन डिसाइड करेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको बता दें कि कुल मिला के ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इस वक्त मुख्य रूप से 3 एक्सचेंजेस हैं जिसमें जो सबसे डोमिनेंट पोजीशन है वो IEX का है। और अगर ये मार्केट कपलिंग होती है तो एक तरह के प्राइजेस दिखेंगे, एक इंटीग्रेशन होगा तमाम तीनों का एक्सचेंजेस का, जो IEX है, PXIS है और SPX है। और उस इंटीग्रेशन के बाद जो डोमिनेट पोजीशन है इस वक्त IEX का, वो थोड़ा खतरे में पड़ सकता है। उस पर थोड़ा सा जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है सरकार बाकी एक्सचेंजेस को भी, और यही कारण है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है IEX के ऊपर। बहरहाल सरकार ने साफ कहा है कि वो इसका जो प्रक्रिया है उसको आगे बहुत जल्द बढ़ाने जा रही है। इनफैक्ट मार्केट कपलिंग पर एग्जैक्टली बयान क्या आया है वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। No, that's on. Okay, so the government is committed. I told you even last time. तो सरकार दरअसल मार्केट कपलिंग को लेकर प्रतिबद्ध है, एकदम कमिटेड है, उस पर पुनर्विचार नहीं होगा। अनुज, लेकिन ये एक स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है। आई रिमेम्बर जिस दिन पहली दफा आया था उस दिन स्टॉक में वो लोअर सर्किट भी लगा था, लेकिन जब भी ये मार्केट कपलिंग का शब्द सुनाई देता है तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है या फिर कैसे पड़े? क्योंकि हर बार ही जब वो मेंशन होता है मार्केट कपलिंग, उस स्टॉक में वो स्लाइस आता है। हर तक क्या होता है ना, जब आप मोनोपोली बिजनेस में होते हैं तब इस तरीके के रिस्क जब भी आते हैं तो ये इशू होता है। और ये IEX के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आप इसका अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, ये दूसरी बार इसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले भी एक बार स्टॉक ये 300 तक की इसमें री-रेटिंग हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक आधा हो गया था। ठीक है, ये देखिए, ये पहले एक बार जब ये गया था 300 तक गया था ये, उसके बाद ये आधा हो गया था स्टॉक, और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने जब ये चलना शुरू करता है तो इसी तरीके से चलता है, लेकिन जब इस तरह की कोई नेगेटिविटी आती है तो फिर कितना गिर सकता है इसका कोई इसमें बॉटम ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर रिस्क है। ये यहाँ पे क्या है, जैसे कई बार होता था कि BSE पर कुछ आ गया, MCX पर कुछ आ गया, वो आपके फंडामेंटल एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके पूरा जो ओवरऑल आपका EPS है या जो आपका अर्निंग्स है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। इसके लिए ये इस तरीके के रिएक्शंस आपको दिखाता है। और जब आई थिंक पावर मिनिस्टर चेंज हुए थे तब मार्केट को लगा था कि शायद वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पावर मिनिस्टर ने बोल दिया, आज पावर सेक्रेटरी ने बोल दिया। तो इसके लिए अब कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ है। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग भी आएगी, लेकिन इस स्टॉक का बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल है जब तक इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है। ये हो सकता है जब एक्चुअल में आ जाए तब बॉटम आउट हो जाए, उससे पहले हो सकता है कंसिस्टेंटली डी रेट हो, फाइनली जब आए तब तक आई थिंक पूरा स्टॉक इसको बचा चुका होगा। चार्ट्स पर स्थिति क्या लग रही है मानस? क्योंकि मुझे याद है वो इलारा की रिपोर्ट जब पहली मर्तबा इसकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था 84% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, 2027 तक के मार्केट कपलिंग लागू होगी तो ये 70% और उसके नीचे फिसलता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग 14-15% तक का मार्केट शेयर लॉस का तब आकलन था। बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए 24 सितंबर को स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। उसके बाद करीब 10-12 सेशन कंसोलिडेशन में निकाले, लेकिन ये कंसोलिडेशन लगातार 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था।
आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। इसके बाद शायद गिरावट बढ़ेगी तो आपको 180 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी अब केवल 210 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, चलिए अब रचना जी को जोड़ते हैं शो में। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। जी, मेरी इस वक्त की ट्रेड में मैं HCL टेक अगेन देना चाहूंगी। इसकी बात हमने फ्राइडे को भी करी थी कि रिजल्ट चाहे जो भी आए, इसका चार्ट सेटअप जो है कुछ स्पेशल है। वो जो ब्रेकआउट की हमने बात करी थी वो आज फ्रक्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर पूरे दिन का आज का प्राइस एक्शन बैठा हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है इसके रिजल्ट में विच शुड बी गुड इनफ कि ये इसमें एक बड़ी ग्रीन बार जो बननी चाहिए वो फ्रक्टिफाई होनी चाहिए। 1854 के करीब है इसके फ्यूचर्स। अगर हम यहाँ पे 1840 को होल्ड होते हुए देखेंगे तो मेरे हिसाब से कल तक हमें 1900 के आसपास दिखना चाहिए। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आज की सबसे हॉट कमोडिटी है आपकी स्क्रीन पे 1854। सुबह से अगर आप देखें IT स्टॉक्स में मूव और ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल आप एक काम करते हैं, जरा कुछ हॉट स्टॉक्स को स्पॉट करते हैं जो कि डे हाई पर हैं और एजेस पे बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है ABFRL। जरा प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा। 348 डे हाई पर आके ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। हालांकि मानस में इसकी ऑप्शन एक्टिविटीज़ को नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जब इसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है, मेरे को याद है 11 सितंबर को एग्जैक्टली यही पोजीशनिंग थी। उसके बाद स्ट्रेच आया 359 तक का और एक बार फिर से 1020 पे आके परसिस्ट कर रहा है 348। जरा प्लीज़ फ्यूचर्स की प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। जरा OI एडिशंस को देखते हैं। माइनस प्लेसमेंट कैसी लग रही है? क्या 369 का जोन खुल रहा है क्या? जिस प्रकार से ये 2 सेशन में 3 सेशन में 3 एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2 एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 320 से 345 तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला। कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल तैयार है 365 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 337 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी है कि ABFRL के ऑप्शन में खरीदारी की जाए। 350 का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और करीब 20 रुपए 22 रुपए के टारगेट सेट करिए 350 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो ये इस समय ABFRL पर व्यू। प्रॉब्लम क्या है, ये बार बार बैन में जाता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स के हिसाब से। एक बेहद अहम दिन आज आएंगे रिलायंस के नंबर्स। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कंपनी के नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आज। उसके अलावा HCL टेक के नंबर्स आएंगे और साथ ही कल आएंगे HDFC लाइफ के नंबर्स। साथ ही HDFC AMC और PVR आइनॉक्स के नंबर्स का भी एक इंतज़ार रहेगा। पहले बात करते हैं बिग बॉय रिलायंस की, और रिलायंस से क्या उम्मीदें की जाएँ? आज शाम को नंबर्स आएंगे। हर्षिता, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस से? अब अनुज, थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। और आपको याद होगा ये पहला क्वार्टरली नंबर है जियो के टैरिफ हाइक के बाद, तो उसका एक बहुत बड़ा प्ले देखने को मिलेगा। रिटेल और O2C बिजनेस में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है, तो एक थोड़ा सा क्रक्स है। जो हाई पॉइंट रहेगा वो लार्जली जियो के नंबर्स हैं, तो उसी पर मैं सबसे ज़्यादा रोशनी डालना चाहूँगी। जियो के केस में 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 15,181 करोड़ के आसपास फिगर आ सकता है। आरपूज में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ये 193 से 194 की रेंज में आएंगे, जहां पर ज़्यादातर समय या पिछले एक साल में ये 181 के आसपास या 181.70 के आसपास बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 7% बम्प अप दरअसल एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी रिलायंस जियो के लिए। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी ग्रोथ के आसार हैं। अब रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा कर्टसी द आरपू, तो फिर मार्जिन्स में भी करीब 1% का पिकअप देखने को मिल सकता है। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि रिलायंस जियो के लिए दम पर करीब 12% तक का इजाफा दिखाएगा। दूसरी तरफ रिटेल का बिजनेस, अब रिटेल के लिए इस समय एक क्रूशल क्वार्टर आ गया है, तो थर्ड क्वार्टर मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फेस्टिव डिमांड के चलते। लेकिन रिटेल के बिजनेस में सेकेंड क्वार्टर में करीब 5% क्वार्टरली इजाफा एबिटा में जताया जा रहा है, जहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश रह सकता है। फेस्टिव सीजन का सेंटिमेंट थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, तो उसका थोड़ा सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट सेकेंड क्वार्टर में
दिखाई दिया होगा, लेकिन ज्यादा असर ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके जो नए फॉर्मेट्स आए हैं, जूडियो के टक्कर में जो यूस्ता इन्होंने लॉन्च किया, नायका को टक्कर देने के लिए जो टीरा आया है, साथ ही साथ स्वदेश, ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी कुछ बिजनेस गाना होता हुआ दिखाई देगा। यहां से ऑफ कोर्स बेहतर होता कंज्यूमर सेंटिमेंट, ओवरऑल स्टोर फ्रंट पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर फुटफॉल ज्यादा बेहतर होने के आंकड़े उभर कर आ रहे या फिर अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी तरफ आते हैं O2C बिजनेस। अब O2C बिजनेस का लार्जली क्लियरली ब्रेड एंड बटर बिजनेस रहा है, लेकिन इस बारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से फीके रहेंगे एनवायरनमेंट के मद्देनजर। पेट के मार्जिन में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सिंगापुर के जो GRMs है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो थोड़े से फ्लैटिश रहे हैं, $3.6 प्रति बैरल के आसपास रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। गैसोलीन स्प्रेड पीक आउट हो चुके थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन US गैसोलीन डिमांड भी थोड़ी सी फीकी पड़ी थी, तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे, जियो ड्राइव करेगा, रिटेल का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, O2C थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है। उस लिहाज से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, लेकिन 2.3 लाख करोड़ के नंबर का अनुमान है। EBITDA 39,587 करोड़ पर आएगा ईयरली आधार पर। मार्जिन 17% पर रह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहेगा। क्वार्टरली बेसिस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मुनाफे में, मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन बड़ा ड्राइविंग फैक्टर वो जियो ही है। बड़ा ड्राइविंग फैक्टर तो जियो है, या फिर आप कह रहे हैं जो भी न्यू एज बिजनेसेस हैं वो हैं यहाँ पर इस समय। शिल्पा जी, कोई स्ट्रैटेजी रिलायंस को लेकर ऑप्शंस के थ्रू? जी बिल्कुल अनु जी, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मेरा व्यू बुलिश है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो रिलायंस एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे ही है। 2700 के जोन्स पे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्टअप है, तो मुझे लगता है अगर ये पकड़ के रहता है एनीथिंग पॉजिटिव, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बाउंस मिल सकता है टुवर्ड्स 2900। तो यहाँ पे 2800 का कॉल ऑप्शन, बुल कॉल स्प्रेड हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे 2800 का कॉल ऑप्शन 33 रुपीज़ के अराउंड आप इसमें बाई कर सकते हैं, और सामने हेज करने के लिए 2900 का कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपीज़ में आप इसको सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नेट आउटफ्लो आपको रफली 22-23 रुपये का ही रहेगा, और अगर व्यू सही जाता है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो रफली 75 से 77 रुपीज़ तक का भी आता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 1:4 के रेशियो में है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड, मुझे लगता है ट्रेड बेट ले सकते हैं आप। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बेट लेने की सलाह शिल्पा की है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें। हमारी तरफ से वो ड्यू डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, एक और नंबर जिस पर मार्केट कल ध्यान देने वाला है वो है HDFC लाइफ। हमारे साथ जुड़ गई है कंचन। कंचन, बताइए क्या अनुमान है? जी, न्यू बिजनेस प्रीमियम में हमें 15% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, और जो नंबर देखने को मिल सकता है वो है 8,167 CR, जो कि पिछले बार था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो वो पिछली बार था 7,101 CR का। साथ ही साथ APE में भी 24% का एक अपसाइड देखा जा सकता है, और जो नंबर है वो आ सकता है 3,775 CR का। एट द सेम टाइम रिटेल एनालाइज प्रीमियम एक्विवेलेंट देखें तो यहाँ पे भी 29% अपसाइड की एक उम्मीदें जताई जा रही है, और इसके अलावा जो VNB है वहां पे भी 20% का उछाल देखा जा सकता है। VNB के साथ साथ इसके अगर हम मार्जिन्स देखें तो वहां पे भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 26% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अब क्या चीजें ध्यान में रखने वाली होंगी उस पर एक बार बात कर लेते हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम से एक मजबूत ग्रोथ आगे चल के देखी जा सकती है। इसके अलावा जो एन्युटी और पावर सेगमेंट है, इससे कहीं ना कहीं न्यू बिजनेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ आउटलुक को लेकर किस तरीके की कॉमेंट्री आती है, इस पर खासा फोकस रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बात करें तो जो मार्जिन है वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। HDFC लाइफ, तो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। नंबर्स में बेहतरी की उम्मीद, और स्टॉक आपके लिए करीब 2% के गेंस पर कारोबार करता हुआ। राजेश सातपुते, लगभग 5% का OI एडिशन, नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेड है वो कंचन हमें बता रही थी, लेकिन इस स्टॉक में इस समय फिर ट्रेड लेना बनता है या नहीं? कंसिडरिंग आज 741 का हाई छुआ और उसी डायरेक्शन में इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। हाँ जी हर्षदा जी, देखिए ये HDFC लाइफ के सुबह मैंने मॉर्निंग कॉल पे दिया था 8:30 पे, तो इसका जो पहला टारगेट था, पहला रेजिस्टेंस था, वो करीबन 740 के आसपास था।
लेकिन जिस तरह से इसका जो पैटर्न उभर के आ रहा है, या ना जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हमने रखा था 740 इंट्राडे स्विंग का था, पोजिशनल 760 765 का होगा। तो मेरे हिसाब से एट लेवल ऑफ 739 इट्स स्टिल ऑन होल्ड। इनफैक्ट ये बाय भी बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जो प्लेस करना पड़ेगा दैट विल बी एट 734। अच्छा, इस बीच मानस, आज सुबह सुबह ये HDFC लाइफ की बात पूरी हुई, आपने यहाँ पे कंजन से नंबर्स को समझ लिया, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाद एक टेक्निकल व्यू भी ले लिया गया है। मानस, आज SBI ने इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट अच्छा दिया था सुबह, एग्जैक्टली हमने वो 7-8 रुपये का मूव खेला भी, 810 तक का स्विंग दिया, बट टुवर्ड्स क्लोज उतना इम्प्रेसिव जोन नहीं है इसका। ये अभी भी उस एवरेज के नीचे अब आ चुका है जो एक सप्लाई जोन है 50 डे में। 802 की क्लोजिंग आप SBI को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक में मूव स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो इस वक्त ऑलमोस्ट अपने ये 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अभी SBI में पॉज मिल रहा है हमें उस क्लस्टर में। आपका टेक SBI पे क्या है? देखिए, मेरा समझना है कि अब SBI के लिए एक रेंज है, 760 पे सपोर्ट है जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है, और ऊपर की तरफ 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक 820 रुपए के ऊपर निकले ना, तब तक आपको यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 760 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, उसके नीचे स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 820 के ऊपर निकला तो कम से कम 900 या 925 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। SBI 801.85, सुबह का स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग था 810, फिर अब रिट्रेस हो गया। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे बैंकों में ही रहूँगा। लेट्स ब्रिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, उसके बाद कोलैप्स हो गया, एक फ्लैग का फेलियर था, बट आई होप आपने इसको रीड किया होगा शिल्पा जी। आज बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, और अमूमन ये अपने 50 डेमा से, अब देखिए ना, हम निफ्टी बैंक पर 50 डेमा की बात कर रहे हैं, हम SBI पे भी 50 डेमा की बात कर रहे थे, और इसने भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिवर्सल दिया है। हालांकि इंट्राडे स्विंग एक और एवरेज तक गया था, लेकिन मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। 706.4 पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी, AU बैंक वीरेंद्र जी, राइट? हाँ, बिल्कुल 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 जी। वीरेंद्र जी, मैं एक्चुअली जस्ट अभी इसी को ही देख रही थी, यहाँ पे 700 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा, अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा ब्रेकआउट है। अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें बहुत क्विक मूव टुवर्ड 740 से लेके 760 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि निफ्टी बैंक ऑन द वर्ज एक ब्रेकआउट पे है, अगर 52,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मूव बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो इसमें AU बैंक इज़ अ वेरी गुड बेट। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 690 का मेंटेन कर सकते हैं आप, और गो लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 740 से 760। मुझे लगता है ये लेवल आपको बहुत जल्द आते हुए मिलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2-2.5% ऊपर जा रहा है ये काउंटर। एक बार फिर रिविजिट करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों को। रचना जी ने इनफैक्ट HCL टेक पर एक कॉल दिया था, आप लेकर आइएगा एम्फोसिस इस समय स्क्रीन पर। आई थिंक मानस परसिस्टेंट को वैसे भी ट्रैक कर रहे हैं। एम्फोसिस में करीब 2-2.5% का इजाफा 2959 के लेवल्स फ्यूचर्स में है। आप देखिए LTI माइंट्री जिसमें 6450 तक का लेवल देखने को मिला है। इनफैक्ट कोफोर्ज मेरे रेडार पर आ रहा है जहां पर एक पिकअप देखने को मिला है नियरली 1% का। मानस, ऑफ कोर्स आपने बाकी सारे स्टॉक्स टटोले थे और उसके बाद परसिस्टेंट पर आए, लेकिन कोफोर्ज और एम्फोसिस, अगर इस समय कोई नया ताज़ा ट्रेड लेना चाहता है, क्या कोफोर्ज पर बेट करना ठीक रहेगा, कंसिडरिंग अब तक भागा नहीं है लेकिन OI एडिशन रहा है और शायद यहाँ से कुछ 40 की बेहतर हो? तो देखिए, अगर एम्फेसिस और कोफोर्ज के दोनों के चार्ट्स देखें तो आई थिंक बेहतर इस चार्ट तो अभी भी कोफोर्ज के लगते हैं, क्योंकि क्लियरली हाई टॉप साइड पैटर्न बन रहे हैं। हर करेक्शन पे 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट में आपको 7950 तक के भाव कोफोर्ज दिखा सकता है। एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर लेना बनता है, जहां पर अपनी स्टॉप लॉस 7200 के नीचे लगाएंगे और 7950 के टारगेट सेट करेंगे। तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शरद, TCS के नंबर्स देखकर थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि बाकी कंपनियों से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बहुत मॉडेस्ट क्वार्टर TCS का था और उस क्वार्टर में ये चीज साफ हो गई है कि शायद FY26 में ही Q1 ऑनवर्ड्स ही कुछ पिकअप देखने को मिलेगा। अगर इस समय कुछ पोजीशन लेनी हो इन मिड कैप IT कंपनियों में, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आप लार्जली फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स ही
अर्निंग्स को और बेहतर और मजबूत होने की आप संभावना जता रहे हैं? पॉसिबल है कि नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको और बेटर फीलर्स मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक और इंटरेस्ट रेट कट यूएस में आता है तो अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि ये रेट कट के बाद ये परसिस्टेंटली ऐसा रहेगा कि नहीं। बट मुझे लगता है अगले रेट कट के बाद ये जो अभी डिलेमा है थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट्स में वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद आपको आईटी में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले चीजों पे थोड़ा सा अभी भी डाउट है, इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग पे डाउट है, और वो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है आपको एक बढ़िया पिकअप देखने मिले इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है जो रन अप इन स्टॉक्स में आ गया है, ज्यादातर स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 साल की अर्निंग्स एडिक्वेटली डिस्काउंट कर रहे हैं। यूएस में अगर रिसेशन बहुत तगड़ा नहीं आता है या बहुत हार्ड लैंडिंग नहीं भी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल रेट पे ग्रो करने लगेंगे, ग्रोथ फिर भी वहां नॉर्मली रहेगी। थोड़ा सा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर डाउट था वो हिंज ऑन हो जाएगा। उसके बाद भी जो फ्रंटलाइन कंपनीज हैं वो सालाना 12 से 13% की बॉटम लाइन ग्रोथ आपको डिलीवर कर पाएंगी। और जो मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स है वहां हो सकता है कुछ कुछ जगह आपको री रेटिंग और तगड़ी देखने मिले। बट मेरे हिसाब से ज्यादातर उस री रेटिंग जो अगले 1 से 1.5 साल में आ सकती है वो ज्यादातर प्राइसेस में है। और जहां तक क्वार्टरली रिजल्ट्स में मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स मेरा मानना है कि और क्लैरिटी आपको Q3 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको दिखने लगेगी फॉरवर्ड गाइडेंस वगैरह। ओके, तो शायद आगे बेहतरी Q4 ऑनवर्ड्स ही किक इन होती हुई दिखाई दे, क्योंकि थर्ड क्वार्टर तो वैसे भी एक ठंडा क्वार्टर रहता है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद यतिन को जोड़ेंगे। मुंबई में जो एंट्री पॉइंट्स के टोल है वो सरकार ने स्क्रैप कर दिया है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे उस पर बातचीत होगी, कुछ और स्टॉक्स की भी बातचीत होगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 51,806 डे हाई पर और ऑलमोस्ट 52,000 की दहलीज के बिल्कुल नज़दीक पहुंचता हुआ। खैर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक व्यू जोड़ लेते हैं पहले। एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ राजेश पाले जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। आपका एग्जैक्टली इस वक्त का ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो बैंकिंग स्पेस पे ही, और उसमें हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से पूरा बैंकिंग पैक एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, उसमें कोटक बैंक की पोजीशनिंग हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रही है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे होगा स्टॉक के लिए जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। हमें लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे सितंबर में 1940 तक, वहां तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो कोटक बैंक पे बाय करने की सलाह। टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 1940 से लेकर 1950 के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1890 के आसपास। ओके, मीनवाइल HDFC बैंक, एक बार जरा उसका चार्ट देखते हैं डे हाई पर, और उसने कैरी किया बैंक निफ्टी को वापस डे हाई पर 2.25% ऊपर 1688 पर इस समय HDFC बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एक बार आप जरा लेकर आइए निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि HDFC बैंक का आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पिछले 5 मिनटों में एक और फ्रेश मूव यहाँ पर HDFC बैंक में आपको दिखाई देगा। और अब वीरू ये उस 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो सुबह बात हुई थी कि 1680 का वो लेवल था, उसके ऊपर टिक गया अगर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये हश्ता, क्योंकि फॉलिंग 20 डेमा था, अब थोड़ा फ्लैट लाइन हो रहा है वो भी। तो क्या ये मार्केट को नई डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और आज बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स जो BSE का प्रोडक्ट है उसमें भी HDFC बैंक का ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। वहाँ 59,000 पर काफ़ी कॉल राइटिंग है। अब देखते हैं HDFC बैंक क्या थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर और प्रोवाइड कर सकता है। शिल्पा जी, HDFC बैंक क्या तैयार है ये स्टॉक कुछ वापस अपना वो 1788 1790 जो उसके हाइज रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए?
जी बिल्कुल अनुज जी, मुझे लगता है 1720 तो इसका इमीडिएट टारगेट होना ही चाहिए। आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग भी है और यहाँ पे पोजीशनिंग जैसा है, ये अबाउट टाइम 1720 तो फॉर श्योर जाने वाला है। तो आप यहाँ पे 1670 के स्टॉप लॉस से नथिंग टू लूज, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1670 एंड टारगेट ऑफ 1720। इनफैक्ट थोड़ा ऊपर भी 740 1740 तक भी आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 1740 की एक्सपेक्टेशन शरद जी, लेकिन ये HDFC बैंक में जो ऊर्जा आ रही है इसमें कितना योगदान वो होप ट्रेड का है कि शायद वो MSCI वाला बचा हुआ पैसा आएगा, या फिर अब फंडामेंटली कुछ बेहतर होने लगा है, स्पेशली जो Q2 अपडेट आया था उसके बाद कुछ उम्मीद जगी है कि इट विल बी बैक टू बेसिक्स एंड ग्रोथ नंबर्स? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रिगर तो ऑब्वियसली MSCI वाली इंक्लूजन भी हो सकती है क्योंकि फंड फ्लोज उसको इम्पैक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में, और बड़े फंड फ्लोज हैं जो उसको इम्पैक्ट करेंगे, तो शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली ट्रिगर वो भी हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि काफी बड़े स्लम्बर के बाद ये बैंक अब पोजिशनड है एप्टली कि आप जो मर्जर बेनिफिट्स की हम बात करते थे, नॉन कॉमन कस्टमर्स की बात करते थे, क्रॉस सेल की बात कर रहे थे, बाकी सेगमेंट्स को ड्राइव क्रिएट करने की बात कर रहे थे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे AMC बिजनेस हो। मुझे लगता है अब यहाँ से ये कॉन्ग्लोमरेट एंटिटी वापस मूव करना चालू करेगा, और Q1 वैसे भी स्लो क्वार्टर होता है, Q2 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है आपको सही ट्रैक्शन दिखाई देगी। Q3 में मोस्ट प्रोबेबली आपको और ज्यादा इम्पैक्ट उसका दिखाई देगा, बट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो डिपॉजिट रिलेटेड एक ओवरहैंग था कि पता नहीं शायद बैंक डिपॉजिट गार्नर नहीं कर पा रहा है, वो काफी हद तक एड्रेस्ड है। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, और जिस टाइप के अग्रेसिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी ने टारगेट की है, मुझे लगता है आने वाले समय काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इनिशियली आप 2000 रुपए के आसपास के टारगेट्स लेके चलिए, बट मुझे लगता है वहां से भी काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। 3-3.5 के प्राइस टू बुक है, जैसे जैसे मुझे लगता है इतना बड़ा बैंक है, ग्रोथ रेट्स वगैरह वापस नॉर्मलाइज होते हैं, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में काफी बड़ी री-रेटिंग आपको देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये आपको हर क्वार्टर रेगुलरली ये इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, जैसे जैसे जो ओवरहैंग पास्ट M&A का रहा है। अब मुझे लगता है बुक एंट्रीज का कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, डिपॉजिट नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए, और ग्रोथ जो बैंक टारगेट कर रही है वो विजिबल होनी चाहिए नंबर्स में, और क्रेडिट क्वालिटी ऑब्वियसली HDFC के लिए कभी भी एक रिस्क नहीं होता है। तो मुझे लगता है आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे बड़ा लार्जर बैंक्स में अब गिनती होती है पोस्ट मर्जर, तो 2000 रुपए के इनिशियल टारगेट्स लेके चलिए। मेरा ये मानना है कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली हम इसको सस्टेन करके, जो पॉपुलर ट्रेड है कि 1700-1800 के आसपास फ्लैग आउट हो जाता है, ओके, तो 2000 रुपये तक के फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पर। मीनवाइल सैटरडे को नंबर्स भी आएंगे HDFC बैंक के। अच्छा, एक बार एम्फेसिस देखते हैं ज़रा। एम्फेसिस कल नहीं फ्राइडे को मैंने बिग स्टॉक्स में लिया था, आज इसको रिपीट किया था हर्षदा एम्फेसिस को, क्योंकि TCS के नंबर्स का जो रीड थ्रू था वो BFSI के लिए काफ़ी अच्छा था, और एम्फेसिस का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है BFSI से, तो इसके लिए इनफैक्ट आई थिंक 60 से 70% एक्सपोजर एम्फेसिस का BFSI को लेकर है। इसके लिए 2 दिन से देखिए स्टॉक में अच्छी खासी रैली है, और आज वो कंटिन्यू उसमें ऑनकोर करते हुए दिखाई दिया। चलिए अब आपको बताते हैं हमारी 4 ट्रेड्स। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से लेंगे हम, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश पालवी तैयार है, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी के पास एक बार वापस जाएंगे। शिल्पा जी बताइए आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन के लिए। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन गेल में रहेगा। मुझे लगता है गेल एक ब्रेकआउट पे है, 230 के ऊपर से सस्टेन करना इसको तुरंत टूवर्ड्स 250 के तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे 235 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 3 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1 रुपये का रखिए। मुझे लगता है अगर ये व्यू सही जाता है, ये आपको टूवर्ड्स 7 से लेकर 9 एंड 12 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके, गेल यहाँ पे इसकी कॉल ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 235 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। गेल अक्टूबर 235 की कॉल। रचना जी आपका FNO सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से जो काउंटर रहेगा इस वक्त वो रहेगा DLF के फ्यूचर्स ने जो आज के दिन में प्राइस एक्शन दिखाया है, दैट इज फ्रॉम 200 पीरियड एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर भी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। ये काउंटर अगर 850 को होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड में बहुत जल्दी हमें ये काउंटर 900 की तरफ मूव होता दिखाई देगा। तो ये फिलहाल DLF पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ तेजी का। राजेश पालविया, चार्ट का चमत्कार।
तो इस चार्ट के चमत्कार में भी स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस का ही पसंद आ रहा है और वो है ओबेरॉय रियल्टी। 4 मंथ का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज जिस तरीके से किया है, हमें लगता है ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहना चाहिए फर्दर। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक अब आते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के टारगेट करीब 2060 2070 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1965 के आसपास। ओके, ओबेरॉय रियल्टी सुबह भी ये रिकमेंड हुआ था चैनल पर 2000 क्रॉस करता हुआ। आप चलते हैं शरद अवस्थी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपका ट्रेड। जी, हमारा मिड कैप फंड है स्पंदना स्फूर्ति, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी। पिछले क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि हीट वेव्स और इलेक्शंस की वजह से थोड़ा कलेक्शंस में स्लो डाउन था। एनपीएस में थोड़ी सी राइज आई है, 2.6% के आसपास जी एनपीएस हो गए। बट हमारा ये मानना है कि अब इस क्वार्टर ऑनवर्ड जैसे जैसे कलेक्शंस वगैरह नॉर्मलाइज होती हैं और जिस स्पीड में कंपनी ने ऑलरेडी चेक्स एंड मेजर्स को प्लेस में डाला, पिछले क्वार्टर ही बहुत सी जगह से उन्होंने एडवांसेस वगैरह देना बंद कर दिया, स्टाफ स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाई क्रेडिट मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें लगता है इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन दिखना चाहिए। स्टेट इलेक्शंस का थोड़ा सा ओवरहैंग रह सकता है, खास करके महाराष्ट्र का, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टर्म कोई ऐसी ट्रेजेक्टरी है। कंपनी अभी 10,000 करोड़ के आसपास की बुक है, अगले 4-5 सालों में उसको बढ़ा के वो 28,000 करोड़ करने के बात कर रही है। और मुझे लगता है जैसे ही ये जीएनपीए वाला इशू रिजॉल्व होता है अगले क्वार्टर या इसके नेक्स्ट क्वार्टर में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 के प्राइस टू बुक पे टू स्टार्ट विद आसानी से ट्रेड करेगा और ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ब्रांच एडिशन वगैरह का भी जो बैंक का टारगेट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगले 1 से 2 साल में इम्प्रूवमेंट काफी तगड़ी होनी चाहिए। बुक वैल्यू में कम से कम 80 से 100 रुपए के आसपास की अक्रेशन अगले 12 महीनों में तो हो ही जानी चाहिए। और 2 का प्राइस टू बुक मिलता है तो हमें लगता है 1100 से 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए स्पंदना स्फूर्ति एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आज की जो एक सबसे अच्छी खबर आई है उसको थ्रेड पे डिस्कस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो टोल मुंबई में अगर आप एंटर कर रहे हैं, मुंबई से अगर आप बाहर जाते हैं तो या तो आप एरोली का रास्ता लेंगे या थाने का रास्ता लेंगे, वाशी का रास्ता लेंगे, या फिर अगर आप इस साइड जा रहे हैं, नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो आप दहीसर का रास्ता लेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये साउथ साइड तो आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, तो इसके लिए तो नॉर्थ साइड ही जा सकते हैं ना। साउथ और वेस्ट दोनों साइड आपका समुद्र है, तो या तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं या आप ईस्ट में जा सकते हैं मुंबई से। अब एक काम करते हैं, जरा पैनल से पूछते हैं, अगर गूगल करे बिना हमें एक बता पाएँ, जब भी आप टोल के इस पर जाते हैं, गेट पर जाते हैं, तो एक MEP करके नाम आपको दिखाई देता है। इस MEP का मतलब क्या है? अगर कोई, वैसे तो कंपनी थी, लेकिन MEP किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? अगर कोई बता पाए तो हमारे पैनल में। वैसे खैर किसी को शायद ना ही पता हो, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला एक्चुअली हर्षदा कि इसका नाम एक्चुअली MEP का है मुंबई एंट्री पॉइंट। जी हाँ, लिटरली मुंबई एंट्री पॉइंट। और जैसे नोएडा में वो होता था ना DND, वो DND फ्लाई, वो नोएडा टोल ब्रिज की, तो दिल्ली नोएडा दिल्ली, तो ऐसे MEP लिटरली मुंबई एंट्री पॉइंट। और ये मुझे खबर दी यतिन ने सुबह। यतिन ने बताया कि इसका नाम एक्चुअली इसी वजह से MEP पड़ा था। लेकिन ये कहानी क्या है पूरी की पूरी, क्यों टोल वसूला जाता था और अब ये एबॉलिश हो रहा है, कितना टोल पिछले कुछ सालों में कलेक्ट हुआ है, एक बार जरा यतिन से जानते हैं। यतिन बताइए पूरी स्टोरी। देखिए, ये टोल की जो पोल है वो आज खुलने वाली है। यहाँ इनसाइड स्टोरी हम आपको देंगे। आज एकनाथ शिंदे की जो सरकार है महाराष्ट्र में, इन्होंने कैबिनेट के जरिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। मुंबई के जो 5 एंट्री पॉइंट हैं, इन पे जो लगने वाला टोल है इसको नाबूद कर दिया गया है। और ये जो टोल है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स के लिए होगा। ऑब्वियसली गैजेट के अंदर ज़्यादा डिटेल्स होंगी, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी मुंबई के अंदर या बाहर ले जाते हैं तो अब से टोल नहीं लगेगा। आज मिडनाइट से ये चीज़ें इफेक्ट में आने वाली हैं। लेकिन ये जो मुंबई के एंट्री पॉइंट्स हैं, इससे जुड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है MEP इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मुंबई एंट्री पॉइंट। MEP का जो काम है वो ये है कि MSRDC जो महाराष्ट्र सरकार की एक इकाई है, इससे इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो नवंबर 2026 तक का था, वो मुंबई के सारे एंट्री पॉइंट्स का टोल कलेक्शन का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया था। ऑब्वियसली इसके एवज में जो कलेक्शन होता है
वो मुंबई के सारे फ्लाईओवर्स को मेंटेन करने में और टोल रोड्स को मेंटेन करने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल हालत है अभी बिगड़ी हुई है, क्योंकि ये टोल कलेक्शन के राइट्स के बावजूद कंपनी के बहुत सारे पैसे बकाया हैं। सबसे पहले MSRDC के ही पैसे बाकी हैं, जो इनको बांद्रा वर्ली सीलिंग के लगभग 409 करोड़ रुपए MEP इंफ्रास्ट्रक्चर से लेने हैं। इसके अलावा मुंबई की जो म्युनिसिपल दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इससे 5,500 करोड़ के ड्यूज अभी भी MEP के जरिए है, तो MEP को ये 5,500 रुपए चुकाने हैं, जिसका हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है। बैंक्स की बात करें तो IDBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसी कई बैंकों के 200 करोड़ से ज़्यादा के बकाए हैं, जिसके कारण NCLT की प्रोसीडिंग्स जो है IBC के तहत कंपनी के ऊपर अभी बताई जा रही है। अगर हम क्लियरली बात करें तो इतना बड़ा जो अमाउंट है, लगभग 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का जो बकाया है, कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को नहीं चुका पाई है। ऑब्वियसली इसमें नुकसान शेयर होल्डर्स का भी हुआ है, क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव हो गया है, और जो लार्ज पब्लिक है इसका भी हुआ है, क्योंकि जो बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाने थे वो MEP ने अपने स्टेक होल्डर्स को नहीं चुकाए। जहां तक कि MEP का सवाल है, 2024 के साल में लगभग 34% टूटा है। 5 साल के CAGR देखें तो कंपनी का -31% रिटर्न है, यानी स्टॉक का दाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरा है पिछले 5 सालों में। और अगर हम बात करें कंपनी के लॉसेस की, तो कंपनी पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में लॉसेस ही कर रही है। FY20 से लेके FY24 तक आप देखें तो 100 से 250 करोड़ रुपए का कंपनी का घाटा होता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑब्वियसली कंपनी की बात करें मुंबई एंट्री पॉइंट, तो इनका काम था केवल टोल कलेक्ट करना, लेकिन 6-7 हज़ार करोड़ रुपए के बकाये के साथ कंपनी की बैलेंस शीट पे इतना स्ट्रेस हो गया है कि कंपनी का नेटवर्थ भी अब नेगेटिव हो चला है। अब ये 4 रुपए का स्टॉक रह गया है वैसे, बाय द वे। और आई थिंक ये स्टोरी देखने के बाद ना मुझे गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, फ्रैंकली। और ऑल द टोल दैट हैज बीन ऑब्वियसली, और एक्चुअली अगर 2026 में खत्म होना ही था तो वैसे कुछ बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, है ना। लेकिन मतलब, और खासतौर जैसे मैं कह रहा हूँ, वो वाशी की रोड पे तो जब भी आता तो वो टोल देने में बहुत गुस्सा आता था मुझे। गाबा सर, आपने कितना टोल दिया इन रोड्स पर अब तक? बहुत टोल दिया, लेकिन मेरा एक सवाल मेरा भी है, हाँ। तो रोड टैक्स लेते हो तो फिर टोल टैक्स क्यों लेते हो? और ये लोग ME कंपनी लॉस जा रही है, फिर टोल कलेक्शन की एजेंसी है सर, नहीं वो हाँ, वो गाबा सर कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं तो खुद आजकल वैसे टोल को लेकर काफ़ी मीम बन रहे हैं, आपने नोटिस करा ही होगा कि किस तरीके के टोल बन रहे हैं। एक तो ये बात भी हो रही थी, कहा था कि पुराने सारे टोल एबॉलिश हो जाएंगे, तो हुआ क्या कि टोल तो एबॉलिश नहीं हुए, वो टोल कलेक्शन के जो बूथ थे ना वो एबॉलिश होकर दूसरे बूथ आ गए, उसके जगह फास्टैग लग गया बस, और तो कुछ एबॉलिश हुआ नहीं। बट लेकिन ये बात तो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब और फास्टैग भी आधी बार मतलब उस काम करता है जिस तरीके से करना चाहिए, आधी जगह तो वो हाथ में मशीन लेके आ जाते हैं, वो उनको उससे स्कैन करना पड़ता है उसको, और वो एक्चुअली हमें सीलिंग पर हर रोज प्रैक्टिकली फेस करना पड़ता है। तो वो बल्कि जो फटाफट चीजें होनी चाहिए थी, डिस्पाइट हैविंग द टेक्नोलॉजी, वो हो नहीं पा रहा है। अटल सेतु में भी टोल लगेगा या नहीं लगेगा? अटल सेतु पे तो टोल है, अटल सेतु पे है, वो भी तो एंट्री पॉइंट है। नहीं वो नहीं उस पे है, वो तो गाबा सर फिर तो वैसे फ्रैंकली तो वो पुणे वाला जो है एक्सप्रेस वे उस पर भी नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, फ्रैंकली वो भी जो वो फिर पनवेल से जाके थोड़ा और आगे जाके, ऐसे तो खैर किसी चीज़ का अंत ही नहीं है। और बांद्रा वाली सीलिंग पे भी नहीं लगना चाहिए टोल वैसे, लेकिन एनीवे होपफुली इसमें से कुछ पैसा रिकवर होगा। लेकिन एनीवे ये एक काफ़ी आई ओपनिंग स्टोरी थी एक्चुअली। लेकिन टोल आप क्रॉस करेंगे जब आपके पास में एक अच्छी गाड़ी हो, और आजकल अच्छी गाड़ी खरीदने का ज़माना आ चुका है, क्योंकि त्योहारों के समय में कई सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कई सारे ऑफर्स आते हैं, और हम गणेश चतुर्थी से ही दरअसल वो त्योहारी सीजन में उतर गए हैं। नवरात्रि के बाद अब दिवाली का लोगों को इंतज़ार रहेगा। अब इस फेस्टिव सीजन में डिमांड की सिचुएशन कैसे उभर कर आई है? ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन से काफ़ी उम्मीदें हमेशा लगती हैं, तो इसी पर एक चेक लेंगे। तो हमारे साथ कंचन जुड़ गई हैं। कंचन बताइए, कंसिडरिंग अब एक तो नवरात्रा और उससे पहले गणेश चतुर्थी बीत गई, अब हम चलेंगे दिवाली की तरफ, किस तरह का डिमांड का आलम बना है, कितनी रौनक है मार्केट में?
अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन में ऑल टाइम जब भी फेस्टिव सीजन आता है तो हमें डिमांड अच्छी खासी आती हुई दिखाई देती है। इस टाइम पे अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम फोर व्हीलर के सेगमेंट में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं फ्लैट है। अगर हम बात करें इस टाइम पे टू व्हीलर सेगमेंट की पर्टिकुलरली, तो रूरल एरिया से अच्छा खासा एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ है। अब पर्टिकुलरली कंपनी वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। इनकी जो डिमांड को बूस्ट मिल रहा है वो रूरल एरिया से मिल रहा है। इनकी जो मॉडल्स हैं स्प्लेंडर, ग्लैमर, एचएफ डीलक्स, इनकी काफ़ी अच्छी खासी मांग भी आती हुई दिखाई दे रही है। इनके बेसिकली जो डिलीवरी बॉय है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इन मॉडल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी एवरेज जो बाइक है वो प्रोवाइड करती है। बजाज ऑटो में देखें तो फ्रीडम मोटरसाइकिल का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर इसका सेल्स देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात से 40% सेल यहां पे आती हुई दिखाई देती है। टीवीएस मोटर में जो डीलर्स के पास नई जुपिटर है उसका जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते हो सकता है कि सेल्स में हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दे। आगे चल के रॉयल एनफील्ड में जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं फ्लैट नज़र आ रही है। जो इसके बुलेट, क्लासिक, मेटियोर, हंटर, हिमालयन की भी जो बिक्री है वो फ्लैट साइड पे है। एट द सेम टाइम 650 सीसी सेगमेंट में द सुपर मेटियोर और जीटी के जो नंबर्स आ रहे हैं सेल्स के वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल की अब बात कर लेते हैं। मारुति, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स की के लिए बेसिकली जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौतियां देखनी पड़ सकती है। कारों के ऊपर कंपनियां काफ़ी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। टॉप मॉडल जो है जो सेलिंग वाले उनको छोड़ के जो कंपनी के पास इन्वेंट्री है वो है पर्टिकुलरली 60 दिन की। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो हमें नंबर्स देखने को मिले थे सेल्स के, यहाँ पे भी अनुमान जताया जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन भी नंबर बराबर ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एरिना के चैनल के जो सेल्स नंबर है वो स्टेबल है और नेक्सा में नवरात्रि में हमें 5 to 7% का एक अपसाइड देखने को मिला था इसकी ग्रोथ के अंदर। ह्यूंडई में यहाँ पे हमें फ्लैट बिक्री देखने को मिल सकती है। क्रेटा इसमें सबसे ज्यादा इनका हाईएस्ट सेलिंग मॉडल बन के सामने आया है, लेकिन M&M में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है ऑल थैंक्स टू 3XO और साथ ही साथ जो नई रॉक्स आई है उसने ये जो सेल्स है उसको अच्छा खासा एक बूस्ट दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिटर्न की, कुछ ऑटो कंपनीज की कि पिछले एक साल में इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो 101 का चढ़ावा यानी कि 101% रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प ने 75% का, मारुति सुजुकी केवल 18% के रिटर्न के साथ है पिछले एक साल में। अशोक लेलैंड में करीबन 30% का हमें अपसाइड देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में। अगर एंसिलरी में बात करें तो ल्यूमक्स ऑटो में 55%, स्वराज इंजन्स में 53% और गैब्रियल इंडिया में हमें करीबन 30% का एक अपसाइड देखने को मिला है पास्ट 1 ईयर में। ओके, तो ये आपने एनालिसिस सुना इन टर्म्स ऑफ आई थिंक जो रिटर्न्स मिली हैं और ये फेस्टिव ऑफर के बारे में, ऑटो के बारे में। मैं आई थिंक जब कंचन इस पूरे आई थिंक स्टैट्स को स्क्रीन पे रख रही थी, मैं देख रहा था बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑटो में कहाँ है चेज करने लायक। एक तो संवर्धन मदरसन एक क्लियर कट फ्लैग का ब्रेकआउट है। राजेश पालवी जी, आपका मैं ये प्रश्न आपकी तरफ ले जा रहा हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट अगर टू व्हीलर स्पेस में जाऊँ तो हीरो मोटोकॉर्प, क्या खूबसूरत बेस विजिबल है यहाँ पर। एक बार जरा मैं 2 स्टॉक्स ले रहा हूँ, एक जो कि फ्लैग के एज पे है, ऑल टाइम हाई पर है, और हीरो मोटोकॉर्प जो कि एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अब मैं 100 डे को इसलिए वेटेज दे रहा हूँ राजेश जी, क्योंकि 16 मई 2023 के बाद से लेके अब तक हीरो मोटोकॉर्प ने कभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं किया। मेरे ख्याल से कम नहीं तो इस पूरी ड्यूरेशन में 10 बार पुल बैक आया होगा, और वो बड़ा छोटा पुल बैक नहीं था, वो बहुत बड़ा पुल बैक था। हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही साथ संवर्धन मदरसन, इन दोनों में से पिक करना हो तो आप क्या पिक करेंगे? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, आपने हीरो मोटर का तो एक डिफाइंड सपोर्ट जो कि 100 डे मूविंग एवरेज वो निकाला, और ये काफी टाइम हम हमारे एग्जाम्पल्स में भी इस स्टॉक को कोट करते हैं, और जब मूविंग एवरेज पे हम कोई स्टॉक को हमको डिफाइन करना होता है तो ये स्टॉक एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हीरो मोटर में। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर होल्ड आउट करता है 5500 के लेवल, तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट 5750 की तरफ आते हुए दिख सकता है। एंड मदरसन में भी जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं अब, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ आते हुए दिखेगा। ओवरऑल ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर ही एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है।
और इस वॉलेटिलिटी के चलते भी हमने देखा कि ऑटो इंडेक्स और ऑटो स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स अगर हम देखें तो एक होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे ब्रेकआउट्स को। तो हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। हीरो मोटर, मदरसन सुमी मदरसन दोनों ही बाय किए जा सकते हैं। हीरो मोटर का स्टॉप लॉस 5500 का होगा, टारगेट 5700 तक के, और मदरसन में हमें लगता है यहाँ पे 208 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 225 235 के टारगेट के लिए। तो ये इनफैक्ट संवर्धन मदरसन पर नजरें होनी चाहिए जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अच्छा, क्योंकि हम ऑटो की बात कर ही रहे हैं शरद, कल ऑफ कोर्स Hyundai का आईपीओ खुलेगा और उससे पहले सबकी नज़रें थी और अब तक ऑफ कोर्स कंपैरिजन हुआ ही है कि मारुति वर्सेस Hyundai कैसे परफॉर्म करेगा। पहले तो मारुति पर एक कॉल दीजिए और Hyundai के आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं ये भी बताइए। मारुति मेरे हिसाब से आप मार्केट लिंक रिटर्न्स यहाँ से उम्मीद करिए। ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकती है। नए मॉडल्स की लॉन्च पे हमारा खास ध्यान रहेगा, खास करके ईवी मॉडल्स पे कि उनको कैसा रिसेप्शन मिलता है। ईवीज में थोड़ा सा अभी रिसेप्शन उतना पॉजिटिव नहीं है जितना इनिशियल लेवल पे था, तो मुझे लगता है वो एक स्पेस है जिसको हम वॉच करेंगे। 80 वाला जो ट्रांजिशन है वो काफी पॉजिटिव है। 1 in 3 कार्स सोल्ड नाउ भी 80 है, तो उससे थोड़ा रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट होता है जिस ब्रांड में आप बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है मारुति में अभी नए मॉडल्स कैसे अट्रैक्शन जनरेट करते हैं उस पर खास ध्यान रहेगा। उसके बिना मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे लगभग फेयरली प्राइस्ड है, बट मार्केट लिंक रिटर्न्स आप 15 से 20% अपसाइड अगले साल भर में उम्मीद कर सकते हैं। और जहां तक Hyundai की बात है, मुझे लगता है देखिए वैल्यूएशन वाइज ऐसा तो नहीं है, मारुति से कंपेयर करना आप एप्ट नहीं होगा क्योंकि साइज वाइज काफी बड़ा डिफरेंस है। मारुति के पास एक लीडरशिप पोजीशन है, लेकिन ईवी जो आपकी एसयूवी स्पेस है वहां पे इनके पास भी लीडरशिप पोजीशन है। और Hyundai के मॉडल्स को रिसेप्शन पिछले कुछ समय में काफी अच्छा मिला है। तो मुझे लगता है जिस टाइप की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की कंपनी बात कर रही है, जितना उन्होंने पिछले 8-10 साल में खर्च किया, अगले 7-8 साल भी वो लगभग उतना ही खर्च कर रहे हैं। 5 से 6 नए लॉन्चेस वहां भी एक्सपेक्टेड है, तो उनकी ट्रैक्शन पे खास करके डिपेंड करेगा। और जनरली Hyundai की नई लॉन्चेस को ट्रैक्शन ठीक ठाक मिली है, बट इलेक्ट्रिक में हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे फेयर करते हैं। वैल्यूएशन वाइज मुझे नहीं लगता कि जिस वैल्यू पे ऑफर किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट या कुछ आपको है कि बहुत ज्यादा कुछ आपको एबनॉर्मल रिटर्न्स वहां जनरेट करे। लेकिन फेयर वैल्यूएशंस पे है, बट मैं ये देखना चाहूंगा कि जो कैपेक्स उन्होंने पिछले 5-7 सालों में किया है और जो उनकी नीति है अगले 8-10 सालों की, वो कैसे रिजल्ट यील्ड करती है। हो सकता है ग्रोथ रेट्स थोड़े से बेटर दिखें, बट मार्केट शेयर वाइज मेरे हिसाब से मारुति से छोटा है कंपैरेटिवली। हो सकता है लेस देन मारुति के वैल्यूएशन पे ट्रेड करे, बट प्योर पैसेंजर व्हीकल प्ले में मारुति के बाद ये ओनली ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल होगा। और एसयूवीज फ्लेयर हैं ऑफ द मोमेंट, तो मुझे लगता है वहां से हो सकता है थोड़ा बहुत प्रीमियम इनको मिल जाए, बट मारुति से ज्यादा वैल्यूएशन देना मुझे नहीं लगता कि बहुत एप्ट होगा Hyundai को। तो फेयर एंड स्क्वायर वैल्यूएशन है आईपीओ में। मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा, बट अगर आने वाले समय में जो लॉन्चेस वगैरह होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि नंबर्स काफी रैपिडली इंप्रूव करें। तो जो 26 से 28 के प्राइस बैंड में मल्टीपल पे प्राइस बैंड पे इशू आ रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे आपको थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो आपको पैसा मिले। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन था और स्पेशली यहाँ पे मारुति और Hyundai के बीच में आई थिंक तुलना करी शरद जी ने। अब एक काम करते हैं, इस तुलना से सेक्टर से बाहर निकलते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज ब्रेक मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ गुरमीत चड्ढा होंगे। उनसे करेंगे छोटी सी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, अब चलिए हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या किया जाए इस मार्केट में। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, आप जिस दिन भी हमारे साथ होते हैं उस दिन HDFC बैंक कुछ मूड में होता है, शायद आपका एक पुराना कनेक्शन है इस वजह से। लेकिन सवाल यही है मेरा कि क्या बॉटम बना यहाँ पर फिर से एक बार? ये सवाल मैंने आपसे आई थिंक पिछले 4 या 5 महीने में 4 या 5 बार पूछा होगा। अनुज, आई थिंक रोज एक बार इंटरेक्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में, आई थिंक क्योंकि इंडेक्स भी शायद इसी वजह से चलेगा। बट ऑनेस्टली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कुछ क्वार्टर्स में पोस्ट मर्जर को लेके। जिस ट्रैक्शन से डिपॉजिट ग्रोथ आनी चाहिए थी वो आई नहीं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेके कंसर्न था। अभी बैंक ने कुछ अपने एसेट्स सेल ऑफ किए हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है लायबिलिटी साइड पे। और थोड़ा फ्लोज जो हेडरूम बना है एग्जिट के बाद FIS का,
थोड़े पैसिव फ्लोज भी आएंगे जिससे थोड़ा सा स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो 2-3 बार 1800 के आसपास गया है एंड देन वहां से बोला। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर का नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो में, अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं ग्रैनुलर ग्रोथ में, और इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ अगर आती है, जैसे अभी आप देखिए फेडरल बैंक का अपडेट आया, 20% के आसपास ग्रोथ है YoY, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ 4-4.5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रिटेल मिक्स इंप्रूव हो रहा है। तो जब आपको ऑप्शंस होंगे जो 1 बुक वैल्यू पे है, कुछ PSU बैंक लेस देन बुक वैल्यू पे, अगर वो सेम ग्रोथ दिखाते हैं सेक्टर में, तो 2.5-3 टाइम्स बुक एक्सपेंसिव लगेगा। तो ये रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम है। पर मुझे लगता है कि अगर ये क्वार्टर के नतीजे अच्छे हुए तो थोड़ा सा एक वापस से री-रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो कि HDFC स्ट्रगल कर रहा है। तो ये इस क्वार्टर के नतीजे इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कितना अच्छा उनका ट्रेजरी गेन आता है। HDFC की ट्रेजरी और SBI की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजरीज मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में। एक जो कंसर्न है अनुज, वो ब्रांच लेवल एट्रिशन का रहा है। 30-32% ब्रांच लेवल में एट्रिशन है, मिड मैनेजमेंट पे एट्रिशन है। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल मैट्रिक्स पे। तो उसको बैंक को थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी आप मर्जर होता है थोड़ा सा कल्चर मिसमैच होता है, थोड़ा सा ओवर कैपेसिटीज क्रिएट होती हैं, सेम एरिया में जो ब्रांचेस होती है वो शट ऑफ होती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक नियर टर्म कंसर्न देखने को रह सकता है। बट रिलेटिवली अगर मैं बोलूं तो रिस्क रिवॉर्ड फेडरल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यहाँ पे ज्यादा लगता है मुझे, अगर मैं रिलेटिव एलोकेशन की बात करूं। ओके, दूसरा जो आज का की टॉकिंग पॉइंट रहा है वो है डीमार्ट। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज नंबर्स के बाद काफ़ी गिरा। और आज इंट्राडे में एटलीस्ट गुरमीत, ट्रेंड का मार्केट कैप एवेन्यू सुपरमार्ट के पार निकल गया। तो क्या ज़बरदस्त री रेटिंग रही है ट्रेंड की। अब हालांकि सेकंड हाफ में ट्रेंड भी गिरा है, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इन दोनों स्टॉक्स पर? तो मैंने पहले भी चर्चा की अनुज, जब जोमेटो काफी लो लेवल पे था, कि क्विक कॉमर्स जो है एक एडवांटेज ले रहा है। अभी सिर्फ 2000 करोड़ हो रहा है ब्लिंकिट में, ये नंबर काफी बढ़ सकता है। अभी फेस्टिव सीजन में इस नंबर में जैसे जैसे वो हाई वैल्यू चीजें ऑर्डर होंगी, अभी मैं देख रहा था उसमें PS4 भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू हो गया है ब्लिंकिट में, और काफी हाई वैल्यू आइटम्स ऐड हो रही है, स्पेशली जो ब्रांडेड है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो 3.5-4% अगर ये इम्प्रूव होता है तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा एबिट में फूड डिलीवरी से ज्यादा। टिकटिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा एक्विजिशन रहा है। तो मुझे लगता है क्विक कॉमर्स को मैं प्रेफर करूंगा वर्सेस एवेन्यू। और ऐसा नहीं है कि इस करेक्शन के बाद ये सस्ता हो गया है। जब आप 90-100 के पी पे हो और अगर आपका ग्रोथ सिंगल डिजिट आएगा, थोड़ा भी मॉडेस्ट आएगा, और डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर सेल्फ ओन्ड है, तो बहुत एसेट लाइक मॉडल नहीं है। तो मैं अभी भी इस पे ऐड नहीं करूंगा। मेरा फोकस अभी भी क्विक कॉमर्स पे ज्यादा रहेगा। एक एरिया जो हमें अच्छा लग रहा है ओवरऑल इस पूरे स्पेस में, वो जो पूरा लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है ब्रांड्स पे। तो आपने क्योंकि ट्रेंड की चर्चा करी, हालांकि रिलेटेड नहीं है एवेन्यू सुपरमार्ट से, अगर आप एक हम मेट्रिक यूज करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड का 20,000 रुपए के आसपास है, शॉपर स्टॉप का 10-11 हजार, पैंटालून का आप देखेंगे तो 7 या 8 हजार। और इसमें सिर्फ आदित्य बिरला रिटेल फैशन, जिसमें हाई एंड ब्रांड्स आते हैं, वो सिर्फ जूडियो से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमारा थोड़ा फोकस है, जिसमें आदित्य बिरला रिटेल फैशन भी है, और अगर ट्रेंड में थोड़ा करेक्शन आता है, अगर आता है, तो उस पे फोकस करें। ये क्विक कॉमर्स में आई अंडरस्टैंड वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्सेट्रा सब बढ़ रहा है गुरमीत, लेकिन यहाँ पर FMCG कंपनियों के भी तो तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी इन कंपनियों के साथ कॉन्शियसली स्टॉक अप करने को तैयार है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है वॉल्यूम्स में, स्पेशली फॉर की FMCG प्लेयर्स? तो एक FMCG को डिसएडवांटेज क्विक कॉमर्स का ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड था वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे HUL है, उसकी 10 मिलियन आउटलेट्स है, और मान लीजिए टाटा कंज्यूमर की 5 है, तो HUL को एक एडवांटेज रहता था vis-a-vis दैट से बाकी उसका। वो कुछ हद तक ये क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स कम करता है, क्योंकि आपको और वैरायटी मिल जाती है, लास्ट पॉइंट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं। हमारा तो फैमिली बिजनेस रहा है 30-40 साल से FMCG डिस्ट्रीब्यूशन का, तो थोड़ा सा वो जरूर कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि फेस्टिव सीजन, अभी हार्वेस्ट बहुत अच्छा है, सोइंग अच्छी हुई है, थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी में अर्ली साइन है, जो सारी गवर्नमेंट्स कैश ट्रांसफर्स कर रही है, कैश ट्रांसफर जो किसान सम्मान समिति में हुआ, हाउसिंग को लेके एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है फेस्टिव सीजन रूरल रिकवरी अगर देखने को मिली तो अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे ITC है, टाटा कंज्यूमर है, कुछ हद तक इमामी है, जो भी रूरल कंजम्पशन प्लेस है
वहां पे हम थोड़ा सा निगाह लगा के बैठे हैं। जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ कम है, जैसे एचयूएल है या नेस्ले है, जहां पर सिंगल डिजिट ग्रोथ है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वहां पे शायद टैक्टिकली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट एक प्राइस बैंड में ही रहा है पिछले 2-3 साल में। बट हमारा फोकस जो है वो फूड रिलेटेड ज्यादा है, तो उसमें आईटीसी आ गया, टाटा कंज्यूमर में संपन्न आ गया, इमामी बिकॉज ऑफ बेटर कैपिटल एलोकेशन और रीजनेबल वैल्यूएशंस आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर थोड़ा सा मिसेस वेक्टर में भी अगर करेक्शन आता है तो उसका इंटरलिंकेज है क्यूएसआर से भी है, और जो स्पेशल फूड आइटम्स हैं, बन्स है, बाकी चीजों में उसमें बहुत अच्छा उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे भी थोड़ी सी निकाल। आपने इनफैक्ट फेस्टिव डिमांड मेंशन किया, तो कुछ देर पहले हम ऑटो सेक्टर की डिमांड की बात कर रहे थे, जहां पर टू व्हीलर सेल्स में पिकअप जरूर है, लेकिन उतना वो पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं देखने को मिल रहा है। आपका आउटलुक क्या होगा पैसेंजर व्हीकल कंपनियों पर इस समय, गुरमीत? इसमें थोड़ा डिमांड में सिक्लिकलिटी होती है। हालांकि सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी भी था और ओणम और बाकी फेस्टिवल्स भी थे, और नंबर थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। मुझे लगता है हमें 1 महीना और देना चाहिए। थोड़ा जल्दी होगा ये जंप करना कि सेल वापस से स्लो डाउन हो रहा है। मार्केट क्लियरली एसयूवीज की तरफ जा रहा है। अब देखिए एमएनएम अब थर्ड लार्जेस्ट हो गया है, पहला मारुति है, फिर हुंडई है, अब एमएनएम है। 85,000 यूनिट्स एमएम देखिए, और तो एमएनएम ने अपना जो प्राइस मोमेंटम है बरकरार रखा है, 3,000 के ऊपर रहा है, बीच में 3300-3400 भी शेयर गया है। टाटा मोटर्स में हमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली, डोमेस्टिक भी और ग्लोबल भी, बट अब चाइना में क्योंकि स्टिमुलस आ रहा है और ओवरऑल आगे हमारा यहाँ फेस्टिव डिमांड है, आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 20-25% 1200 के लेवल से करेक्ट हो चुका है स्टॉक, तो हम टाटा मोटर्स थोड़ा सा पोजीशन अपनी ऐड कर रहे हैं। और मेरा ज्यादा ध्यान ऑटो एंसिलरीज पे है, वहां पे भी अच्छा करेक्शन आया। आप देखिए संधार में करीबन 20% करेक्शन है, उनो मिंडा में टॉप से 20% करेक्शन है। कुछ जगह थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, जैसे सोना बीएमडब्ल्यू है। केपीआईटी जो कि रिलेटेड प्ले है ऑटो का, वहां भी कंसोलिडेशन है 1700 से 1800। तो मुझे लगता है पूरी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटी है, और मैं 1 महीने के नंबर को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ। आज हम साल की 40 लाख पैसेंजर व्हीकल कार बेचते हैं, चाइना 2.25 करोड़ बेचता है साल की। एक जमाने में 20 साल पहले नंबर बराबर था। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई ऐसी कमी नहीं है। थोड़ा 1-2 महीने थोड़ी सॉफ्टनेस है, वो भी कंपनी स्पेसिफिक है, ओवरऑल इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। ओके गुरमीत, 1-2 पॉकेट्स पे और बात कर देते हैं। आज रियल्टी स्पेस में बहुत स्ट्रेंथ है, ओबरा रियल्टी में बहुत बड़ा मूव है। इनफैक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे ओबरा रियल्टी अलॉन्ग विद एंटायर रियल एस्टेट एंसिलरी और एचएफसीज में एक मोमेंटम सा बन रहा है। इन 3 आई थिंक थीम्स में से कोई स्टॉक पिक किया आप लोगों ने अभी? थोड़ा सा वीरू जी केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें जो ग्राउंड लेवल फीडबैक मिल रहा है, मैं काफी ब्रोकर से भी बात कर रहा था, बहुत जगह जो न्यू लॉन्चेस आए थे, और आपको ज्योग्राफी वाइज जाना पड़ेगा। तो ओबरा शायद एक बड़ा लैंड बैंक एक्वायर करना चाहता है मुंबई में, इस करके शायद फंड रेज भी हो रहा है। तो आपको ज्योग्राफी वाइज जाना पड़ेगा, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो साउथ में मुझे लगता है अभी इतना कंसर्न नहीं है, अभी भी डिमांड भी अच्छी है, कंपनीज भी हैं, चाहे वहाँ पे ब्रिगेड है, सोबा है, आप इन्वेस्टर्स उस पर नजर रख सकते हैं। कुछ एक पॉकेट्स में स्पेशली जैसे नॉर्थ में और थोड़ा बहुत वेस्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, एंड कंज्यूमर नहीं आए न्यू लॉन्चेस में। तो पहले 1-2 चेक तो आ गए हैं उस प्रोजेक्ट्स में, अगले चेक कलेक्शन में चैलेंज आ रहा है, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि पूरी तरह मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, बट कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमने सुनाई दिया था कि 2 दिन में पूरी सेल हो गई और पूरा 1200 करोड़ की इन्वेंट्री, 1500 करोड़ की इन्वेंट्री क्लियर हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, क्योंकि रियल एस्टेट में लेवरेज होता है, बुकिंग अमाउंट देते हैं 5%, 10%, और आप उसको फिर रोटेट करते हैं। वो रोटेशन हो पा रहा था, अभी वो रोटेशन थोड़ा सा रुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पीरियड में थोड़ा सा, आप देखिए कुछ एक प्रोजेक्ट्स में 40-50 हजार रुपए स्क्वायर फीट हो गया है एनसीआर। ये सस्टेनेबल नहीं है प्राइस, और एक आम मिडिल क्लास इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। मतलब कितने लोग 5 करोड़ 10 करोड़ का अपार्टमेंट ले सकते हैं इस कंट्री में? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर प्राइस वाली जोन में है। थोड़ा सा टाइम और प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है इस स्पेस में। आप बिल्डिंग मटेरियल में जहाँ पे अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज है वहां पे फोकस करें तो बेटर रहेगा इस मार्केट में। ये हो गया रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस। 1-2 पॉकेट्स को और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अब रियल एस्टेट का नाम लिया है तो सीमेंट की बात ना करें गुरमीत, अच्छा नहीं लगता। अभी हम मेरे ख्याल से लास्ट वीक फ्राइडे को या फिर थर्सडे को बिरला कॉर्प से बात भी कर रहे थे।
नॉर्मल आई थिंक उसी ट्रेजेक्टरी में मार्जिन्स, उसी ट्रेजेक्टरी में एबिटा पर टन और 7 to 8% की ग्रोथ आई थिंक वो अगले 1-2 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री। इनफैक्ट आपका सीमेंट में इस वक्त इंटरेस्ट है, कुछ चेस कर रहे हैं आप लोग सीमेंट में? तो दो पॉकेट्स हैं। एक तो जहाँ पे लार्ज नेम्स में हमें थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट एसीसी में लगता है, अभी भी लगभग रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे है, $100 पर टन के वैल्यूएशन पे है, और कंसोलिडेशन हो रहा है और एसेट्स एक्वायर कर रहा है पूरा अदानी ग्रुप। अदानी अंबुजा जो कॉम्बिनेशन है वो करीबन 85 मिलियन टन पे है और अल्ट्राटेक करीबन 140 मिलियन टन पे। वो 200 पे जाना चाहते हैं, ये नियर टर्म में 120-130 जाना चाहते हैं। तो एनी डिप अगर लार्ज कैप में आता है, एसीसी में वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं, काफी ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, साउथ में हो रहा है, ईस्ट बेस्ड कंपनीज में हो रहा है। जो एमपी में पूरी जो सीमेंट बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोकलाइज सीमेंट प्लेयर्स है जहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है। तो उसमें से एक हमारे पास सागर सीमेंट है जो अभी $45 पर टन पे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आंध्रा सीमेंट पीछे एक्वायर किया था तो थोड़ा सा नियर टर्म प्रेशर आया था, और ओपीसी और पीपीसी का राइट मिक्स है। काफी वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट प्लांट है इनका इन टर्म्स ऑफ कैप्टिव पावर। तो इस पे हमारी एक थोड़ी सी निगाह इस पे। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आते हैं अप्रोच पे, क्लोज कहाँ आ रहा है पहले उसको देखते हैं। इट्स 25126, निफ्टी करीब 161 अंकों पर, निफ्टी बैंक 635 अंकों पर और निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग 517 अंकों पर। अनुज, जिस सेटअप के साथ, और अभी हालांकि अभी रिलायंस के नंबर्स को हमें देखना है, बट जो स्ट्रेंथ हम HDFC बैंक में कैरी कर रहे हैं मंगलवार के लिए, इसको देखते हुए कल के लिए अप्रोच इंडस्ट्रीज पे। मेरी अप्रोच अब ये रहेगी कि मार्केट में अब आप लॉन्ग कैरी करिए। आई थिंक आज मार्केट ने आपको ये वर्डिक्ट दिया है कि अब मार्केट मूव ऑन करने को तैयार है उस चाइना फैक्टर से, और अब जब स्टिमुलस आएगा, एग्जैक्ट साइज़ आएगा, तब की तब डील करेंगे। अभी के लिए मार्केट तैयार है एक बार आगे बढ़ने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको ओवरनाइट रिस्क से बचना है तो जो मंथ एंड की 24,800 की पुट है, जस्ट इन केस कोई बहुत ख़राब ग्लोबल डेवलपमेंट आ जाए, कोई इजराइल की तरफ से एस्केलेशन आ जाए, कुछ आ जाए, 200 पॉइंट का गैप डाउन ना हो, बस उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को आप एक हेज ले लें 24,800 की पुट। इसमें होगा क्या, ये 103 रुपये की है। कल सुबह फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 पॉइंट गैप डाउन से खुले तो ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगी उससे। अगर मार्केट फ्लैट खुला या मार्केट हल्का सा भी गैप अप से खुला तो भी आपको बहुत कम लॉस में ये हेज हटाने का मौका मिलेगा। एटलीस्ट आप सेफ रहेंगे उस हिसाब से। और एक चीज़, मार्केट भी अब मेक और ब्रेक जोन में है वीरू। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत क्लोज हैं अब 20 डेमा के। आई थिंक कल हम 20 डेमा को शायद टेस्ट भी करें। अगर उसको क्रॉस किया हमने तो वो ऑफिशियली एक करेक्शन खत्म होने का एक इंडिकेशन होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है हम नवंबर सीरीज़ में ऑल टाइम हाई भी लगा दें। ये पॉसिबल है। ये सारी थ्योरीज है मार्केट में ऑब्वियसली। एक चीज़ तो हमेशा हमने बात की है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है वो 24,694 का। बस अब अपसाइड पर 20 डेमा को क्रॉस करके उसके ऊपर निकलना है। तो ये मेरी इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अप्रोच रहेगी। इंडस्ट्रीज पे आपका अप्रोच मालूम चल गई। निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड सारे के सारे यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं जो हमें ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए कैरी करने हैं। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वेल, गुड इवनिंग टू यू वीरू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल का। सेटअप सही है, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 7,090 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 40 रुपए का, 7,050। अपसाइड ओपन है लेकिन नियर टर्म टारगेट 7,200 के। यस, अपोलो हॉस्पिटल गावस्कर के पे। शिल्पा जी, आपकी BTST ट्रेड? जी अनुज जी, मेरा BTST रहेगा SBI में। SBI 807 पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, तो आप 800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 825। ओके, रचना जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी, मेरी तरफ से रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3080 का अगर एसएल लगाएंगे हम तो ऊपर की साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ पे 3140 एंड 3170। पालविया जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड।
हर्षदा जी, पिरामल इंटरप्राइजेस पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब निकालने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 1125 1130 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। पीएल डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1085 के आसपास। मानस, आपका ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, एम्फेसिस पे खरीदारी करके जाएंगे। कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट एम्फेसिस में देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। मेरे ख्याल से एम्फेसिस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 2919 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3075 के टारगेट सेट करने हैं एम्फेसिस के फ्यूचर में। एम्फेसिस पर एक बाय साइड का ट्रेड। राजेश सातपुते, आपका पिक क्या रहेगा? हर्षद जी, मैं एलएनटी को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है आज जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, उसके बाद कल फॉलो थ्रू मिलेगा। तो देखिए, एलएनटी 3561 पे है, 3550 के ऊपर बाय रहेगा, 3525 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो कल का टारगेट होगा वो रहेगा 3640 का इनिशियली। ओके, चलिए, सारी ट्रेड्स पूरी हुई। यतिन के पास चलते हैं आज जो जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक्स जो आज मार्केट के फोकस रडार पे हैं, सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स और मिड कैप आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बाइंग चल रही है, ऐसा डीलर्स का मानना है। और अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें तो डीलर्स को लगता है कि रिजल्ट्स के पहले 5700-5800 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 2% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में से इप्का लेबोरेटरीज जो आज नए 52 वीक हाई पे है, ये स्टॉक में भी डीलर्स जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि बीटीएसटी का ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है और 30 से 40 रुपए का अपसाइड यानी 1730-1740 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इप्का लैब्स और परसिस्टेंट सिस्टम्स में डीलर्स आज अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करा रहे हैं। लैब्स और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनफैक्ट मिड कैप आईटी में तो खूब लोगों का रुझान रहा है तेजी की तरफ, और अब इप्का लैब्स पर भी एक बार बाय साइड का ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक बहुत बढ़िया मूव, इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम मिड कैप इंडेक्स मेंशन कर रहे थे, वो लगभग 300 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकेगा। और निफ्टी बैंक में जो नई ऊर्जा आई वो एचडीएफसी बैंक की बदौलत आई थी। लेकिन एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे जहां पर थोड़ा सा एक्शन बना है। मेटल्स में जहां पर लार्जली वो रैली थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है या फिर वो खत्म हुई है, लेकिन नाल्को एक ट्रेड है जो कुछ बैठा है। अब मेरे को याद नहीं है, नाल्को बैन में तो नहीं है अनुज? आई डोंट रिमेम्बर इसका नाम पढ़ना। प्रोड्यूसर साहब एक बार चेक करके बताइएगा। इस पर मैं एक पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ मानस साहब से। कंसिडरिंग यहाँ पर एक रिपोर्ट आई और उस पर एक बाय कॉल आया था, तो उसमें तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी, लेकिन ये अगर एक आउटलायर है, क्या यहाँ पर वो पोजीशंस कैरी की जा सकती हैं जहाँ पर लार्जली मेटल्स में वो स्ट्रेंथ उतना नहीं रहा है जितना पहले था या 2 हफ्ते पहले था? तो देखिए, मॉर्निंग में आज सबसे पहला रिकमेंडेशन मार्केट ओपन होने के पहले नेशनल एल्यूमिनियम पे आज मैंने दिया था। 230 के टारगेट थे, वो अचीव हुए। वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में देखने को मिला है, मेरे ख्याल से स्टॉक में पोटेंशियल पोजिशनली करीब 260 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। मेरे ख्याल से जो करेक्शन इंटरडे में देखने को मिला है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 245 और 260 के टारगेट के लिए पोजिशनली नेशनल एल्यूमिनियम। कहते हैं कि दिन में एक समय आपकी जुबान पर माँ सरस्वती बैठती हैं। हर्षदा, आपके लिए वो टाइम था 3:22। कुछ और निकला तो बैन वाला, कुछ और बोल देती, लेकिन खैर बैन में जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर IEX 110% पोजीशनिंग, नाल्को 105% पोजीशनिंग और टाटा केमिकल्स 102% पोजीशन। आज ये तीनों स्टॉक्स में खासतौर से 2 स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। एक बार टाटा केमिकल्स लेकर आइए जरा, और ना सिर्फ टाटा केमिकल्स बल्कि इवन सुदर्शन केमिकल्स जो कल के फ्राइडे के रादर 2 बड़े गेनर्स थे, उनमें आज भारी गिरावट है। टाटा केमिकल्स देखिए किस तरीके से गिरा, 7% नीचे अब, और सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर भी बड़ी गिरावट। दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय करीब 7% नीचे। राजेश सतपुते जी, अगर ट्रैक किया हो आपने दोनों स्टॉक्स, टाटा केमिकल, कोई एक टाटा केमिकल्स और सुदर्शन केमिकल्स, कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? नहीं, देखिए, केमिकल में तो डेफिनेटली टाटा केमिकल ही लीड कर रहा था, लेकिन आज जिस तरह से बिकवाली हुई है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट है, 27% ओपन इंटरेस्ट में जंप है, प्राइस इज डाउन बाय 7%, तो शॉर्ट तो हुआ है, हेवी शॉर्ट हुआ है। तो प्रोबेबली कल एक छोटा मोटा पुल बैक मिलेगा, लेकिन इसमें दबाव रहेगा। प्रोबेबली 1050 तक का मुझे लगता है करेक्शन आएगा। तो यस, टाटा केमिकल में आज थोड़ा सा रिवर्सल, सरप्राइजिंग आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। 1050 तक का फॉल
कंटिन्यू होगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा हर्षदा, एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज का जो मार्केट का क्लोज़ है उसकी इम्पॉर्टेंस समझिए आप। निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, क्योंकि ये हमने मार्केट में करेक्शन की शुरुआत की थी, आई थिंक करीब 2 हफ्ते हो गए इस करेक्शन की शुरुआत हुए। उसमें हमने एक एब्सोल्यूट प्राइस डैमेज देखा था और उसके बाद कुछ हद तक टाइम डैमेज देखा था, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी, उसके बाद निफ्टी ने लो लगाया था करीब 24,694 का, 7 अक्टूबर को वो लो लगाया था। उसके बाद निफ्टी ने सिर्फ एक ही दिन था जब डे हाई के करीब बंद हुआ, वो 8 अक्टूबर का था। उसके बाद से किसी भी दिन निफ्टी डे हाई पर नहीं बंद हो रहा था। आज देखिए आप, आज निफ्टी बहुत टाइम के बाद डे हाई पर बंद हो रहा है। आज का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा एक बार वापस, इंटरडे चार्ट आज का। आज बहुत टाइम के बाद हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। डे हाई 25, 150, 160, हम 125, 135। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी भी बहुत समय के बाद हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। 51,843, 51,861 का हाई, इससे ज़्यादा क्लोज आप डे हाई के नहीं हो सकते। तो उस हिसाब से आज बहुत समय के बाद मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है। डे हाई पर बंद होने का मतलब क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के लिए, वरना मार्केट डे हाई पर नहीं बंद हो सकता। तो डे हाई पर अगर आप मार्केट में बंद हो रहे हैं, बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। अब बस 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, निफ्टी बैंक पर 52,000, निफ्टी बैंक ज़्यादा क्लोज एक्चुअली 20 डे मा के, और निफ्टी के लिए 25,300। तो 25,300 निफ्टी पर, और अगर आपने निकाला 52,000 बैंक निफ्टी पर, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी के पैटर्न बने हैं, कल अगर आप और डे हाई पर बंद हो गए तो फिर ये मुझे लग रहा है, वैसे आज मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली कि करेक्शन खत्म हुई मार्केट में, करेक्शन खत्म हुई। और बस अब आप वापस आपका बाय ऑन डिप्स वाला फॉर्मूला अपनाइए। मेटल्स भी आज डे लो पर जाकर बंद हुए, जो इकलौता सेक्टर आप चाहते थे कि डे लो पर बंद हो, वो भी डे लो पर बंद हुआ। तो आज जो मार्केट का ओवरऑल नज़रिया है, एडवांस डिक्लाइन, मिड कैप ने शुरुआत भले ही खराब की, लेकिन आखिरी के 1 घंटे में मिड कैप भी भागा। तो आज थोड़े से पोर्टफोलियोज भी वापस थोड़े से रिपेयर हुए होंगे। सब कुछ मिलाकर आज स्क्रीन बहुत अच्छी है। आज स्क्रीन देखकर मुझे लग रहा है कि फाइनली मार्केट में एक करेक्शन खत्म हुई यहाँ पर, और अब यहाँ से एक मिड कैप इंडेक्स दिखा दीजिए, यहाँ से अब आप वापस लॉन्ग करिए। होगा क्या, अगर आप चाहें, अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो आज का लो वो स्टॉप हो जाएगा। वैसे तो खैर जो रीसेंट लो था 24,694, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस। और आज का लो 25,017 का था। तो अब यहाँ से वो तेजी के दरवाजे और खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप कह सकते हैं रैली अक्रॉस द बोर्ड रही है। ज़्यादातर सेक्टर्स ने आज पार्टिसिपेट किया है, कुछ चुनिंदा ऑटो कंपनियां और ऑफ कोर्स आपके मेटल या कमोडिटी स्टॉक्स छोड़कर। तो कुल मिलाकर एक जोरदार सत्र बनता हुआ। ध्यान रखिएगा आज की इवनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब हम लौट कर आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर रिएक्ट करना होगा, HCL टेक के नतीजों पर हम रिएक्ट करेंगे, और फिर कल से ऑफ कोर्स ज़्यादा पिकअप देखने को मिलेगा नंबर्स में। इन दोनों स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और फिर अनुज के पास चलेंगे क्लोजिंग के लिए। HCL टेक क्लोजिंग पर आपको 1858 के लेवल्स दिखा रहा है, करीब 1% की तेजी बनी है इसमें आज के दिन। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट, बिल्कुल किसी ना कोई प्री पोजिशनिंग हुई है, ना ज़्यादा टूटा है ना भागा है, एकदम शांत अपने Q2 नंबर्स में एंटर करता हुआ 2745। आज शाम को इस पर विश्लेषण भी होगा जब नंबर्स आएंगे दोनों ही कंपनियों पर। लेकिन अब क्लोजिंग अनुज के साथ वॉल पर। बिल्कुल आज तो अच्छी क्लोज मार्केट के लिए। इनफैक्ट काफ़ी समय के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट के लिए बहुत ही शानदार क्लोज। निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर 25,138 पर, बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट ऊपर 51,855 पर, मतलब 1.5% ऊपर। और निफ्टी आईटी, देखिए ऐसा कितनी बार हुआ है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों 1.5% गेंस के साथ बंद हुए। नॉर्मली वो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं, लेकिन आज निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों करीब 1.5% गेंस के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स, कहने को आज मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट का 1 घंटा काफ़ी अच्छा रहा। 0.5% मिड कैप इंडेक्स, 0.5% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर रहे। एडवांस डिक्लाइन बराबर था, जितने बढ़ने वाले स्टॉक्स उतने ही गिरने वाले स्टॉक्स। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा स्क्रीन पर, और इसमें एक और चीज़ जो आपको दिखाई देगी कि क्लियरली मार्केट के जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उन्होंने आज वापस आउट परफॉर्म किया बहुत समय के बाद, चाहे बैंक्स हो, चाहे रियल्टी हो, चाहे फाइनेंशियल्स हो। और एक चीज़, आईटी खैर ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है मार्केट को नंबर से पहले। कैपिटल गुड्स में अच्छी खासी बाइंग थी, फार्मा में ठीक ठाक बाइंग थी, मेटल्स नीचे थे आज करीब 1.5%, और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी आपको हल्की सी डिक्लाइन दिखाई दी। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर आईटी स्टॉक्स, विप्रो 4%, बोनस का वो अनाउंसमेंट, टेक महिंद्रा
2.3% ऊपर। ध्यान रखिएगा इस हफ्ते बाकी के सारे आईटी कंपनियों के नंबर्स आने हैं, टीसीएस के अलावा इन्फोसिस यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन आज सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक ने, करीब 2% से ऊपर का मूव एचडीएफसी बैंक में, लार्सन ट्यूब्रो में 2% का मूव, आईटीसी में 2% का मूव। तो इन स्टॉक्स ने काफ़ी आज मार्केट की मदद की। उसके अलावा बाकी के स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, एम&एम, ये कुछ स्टॉक्स। नीचे क्या था, ओएनजीसी, मारुति, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडाल्को। तो कुल मिलाकर एक मार्केट के लिए अच्छा ट्रेडिंग सेशन, एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन एक अच्छे लेवल पर क्लोज आता हुआ 25,140 पर निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर जाकर टिक रहा है और निफ्टी बैंक भी करीब 685 पॉइंट की बढ़त पर आज 51,858 पर जाकर टिका। तो ये रही आज की स्थिति जहां पर अक्रॉस द बोर्ड तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी रहेगा और कल सुबह में हमारी आप सबसे फिर मुलाकात होगी, नए ट्रेंड्स, नई खबरें और ऑफ कोर्स नया एक्शन लेकर। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।